आइए अब थोड़ी सी नज़र डालते हैं कॉटलर के चैप्टर नंबर 2 पर, जो एक्चुअली मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में है। इसमें वो कंपनी की स्ट्रेटजी के बारे में भी बात करता है, इसमें वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी की भी ब्रीफली बात करता है। और ये सारी चीज़ें वो इस तरीके से बयान कर रहा है कि कस्टमर्स के साथ जब रिलेशनशिप बनाना होता है तो कैसे बनाना होता है। लेट्स हैव अ लुक एट द डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। स्ट्रेटजिक प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग अ स्ट्रेटजिक फिट between the organizational goals and capabilities एंड इट्स चेंजिंग मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़। अब स्ट्रेटजी की जब भी कोई बात होती है आपके सामने, तो आपने एक चीज़ जहन में रखनी है कि स्ट्रेटजी बनाने वाले कौन लोग होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। क्या वो मेरी और आपकी तरह के लोग हैं जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं, या वो CMOs होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, या GMs होते हैं कि जो टॉप लेवल पे बैठे हुए हैं और वो कंपनी के ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को डिफ़ाइन करते हैं और उसकी बेस के ऊपर वो ये देखते हैं कि वो ये देखते हैं कि मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो कौन कौन सी अवेलेबल है और उसको किस तरीके से सेटिस्फाई करना है हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो उसकी बेसिस पे वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी बनाते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज़ को भी डिसाइड करते हैं और एक फ़िट रखते हैं बिटवीन उनके अपने गोल्स और कैपेबिलिटीज़ के अंदर, कि ताकि ऑर्गेनाइजेशन ईज़िली सक्सेसफुल हो सके और अपना काम बखूबी अंजाम दे सके। अब अगर आप इस पिक्चर को देखें तो इस पिक्चर के अंदर एग्जैक्टली वही चीज़ रिपीट गई है, और आई पर्सनली लाइक दिस पिक्चर अ लॉट। आप इसमें अगर देखें तो लेफ़्ट साइड के ऊपर कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रेटजी कैसे बनती है उसके बारे में बात की गई है। यानी कंपनी मिशन डिफ़ाइन किया गया है, उसके साथ कंपनी के ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स डिफ़ाइन किए गए हैं, जो एक मार्केटिंग वाले का काम नहीं है। और फिर बिज़नेस पोर्टफोलियो को बनाया जाता है। बिज़नेस पोर्टफोलियो का मतलब ये है कि उस कंपनी के अंदर कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं कि जो ऑफ़र होंगी, और फिर उसको बनाया जाता है। ये सारे का सारा काम कॉर्पोरेट लेवल पे हो रहा होता है, जो CEOs बैठ के डिज़ाइन कर रहे होते हैं। लेकिन एज ए मार्केटर अब आप ये नहीं कह सकते कि भाई मेरे तो फिर काम तो है नहीं कोई करने वाला। हैव अ लुक एट दिस रेड पिक्चर। ये है आपका काम एज ए मार्केटर, कि जिसके अंदर आपने फंक्शनल स्ट्रेटजीज़ बनानी है, मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज़ बनानी है, कि जिसका ताल्लुक मार्केट से है और उसका ताल्लुक डायरेक्ट कस्टमर्स के साथ है और उनको सेटिस्फाई करने के साथ है। आप ये काम कर रहे होंगे और कॉर्पोरेट लेवल पे CEOs दूसरा काम कर रहे होंगे। अब यहाँ अगर आप क्विकली देखें तो बिज़नेस ऑब्जेक्टिव और मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव में मेनली फ़र्क क्या है। ये इंटर रिलेटेड है बाय द वे आपस में। अब बिज़नेस ऑब्जेक्टिव के अंदर फॉर एग्जांपल अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपने प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप बनाने हैं, इन्वेस्ट इन रिसर्च करना है, इम्प्रूव प्रॉफिट्स करने हैं एज ए होल एक बिज़नेस के अंदर, तो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव आपके फिर क्या होंगे जो आप उन बिज़नेस ऑब्जेक्टिव्स को ज़हन में रख के चलेंगे। सबसे पहले आपने मार्केट शेयर को इंक्रीज़ करना है, यानी एक मार्केट के अंदर आपका शेयर कितना है। सैमसंग कितना शेयर रखता है पाकिस्तान की मार्केट में और एप्पल कितना शेयर रखता है, उसको आपने देखना है। सेकेंडली आपने लोकल पार्टनरशिप्स कैसे बनानी है, यानी कि अब पाकिस्तान में अगर आप देखें तो हैरानगी की बात है कि एप्पल अपनी प्रोडक्ट्स ऑफिशियली लॉन्च नहीं करता, लेकिन सैमसंग करता है। और सैमसंग ने यहाँ अपनी लोकल पार्टनरशिप्स कस्टमर्स के साथ भी बनाई हुई हैं, डिफरेंट वारंटी जो देने वाली कंपनीज़ हैं उनके साथ भी बनाई हुई हैं, और उनके साथ वो मिलजुल के चल रहा होता है, जिसकी बेसिस के ऊपर वो कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप भी मेंटेन किया हुआ है, जिसकी बेसिस के ऊपर कस्टमर्स उनकी प्रोडक्ट्स बड़े आराम से बाय भी करते हैं और वो दे आर कम्फर्टेबल विद इट ऑल्सो। जबकि एप्पल ऑन दी अदर हैंड उसके ऐसी बात है अलग मसले हैं, मोबाइल फ़ोन कहाँ से आया, क्या वो अनलॉक्ड है नहीं है, क्या PTA अप्रूव्ड है या नहीं है। तो इसी तरीके से अगर आप यहाँ देखें तो लोकल पार्टनरशिप और मार्केट शेयर का बड़ा गहरा ताल्लुक है आपस में, और ये डायरेक्टली बिजनेस ऑब्जेक्टिव से रिलेट करता है कि जो प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ करता है। लास्ट पॉइंट है इंक्रीज़ प्रमोशन। तो इंक्रीज़ प्रमोशन का अगेन ताल्लुक कस्टमर रिलेशनशिप के साथ है, क्योंकि जब प्रमोशन आप इंक्रीज़ करते हैं तो वो आपकी एक प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप को बिल्ड कर रही होती है, जो ऑफ कोर्स इन द एंड ऑफ द डे आपके प्रॉफिट्स को भी इंक्रीज़ करती है। अब जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि बिजनेस पोर्टफोलियो इज़ द कलेक्शन ऑफ बिजनेसेस एंड प्रोडक्ट्स दैट्स मेक अप द कंपनी। अब इसमें भी मार्केटिंग वाले का रोल तो मौजूद है, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन एट टाइम्स मार्केटिंग वाले स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया जैसे मुल्कों के अंदर ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से नहीं पूछती कि हमने प्रोडक्ट को क्या ऑफ़र करना है। वो कहती है भाईजान ये हमने प्रोडक्ट बनाई है और ये हमारा बिज़नेस है, इसको पकड़ें और इसको पकड़ के जाके बाहर बेचें, इसको एडवर्टाइज़ करें, बाहर वेंडर्स के साथ रिलेशनशिप बनाएं, और रिलेशनशिप बनाने के बाद इस प्रोडक्ट का मार्केट शेयर मार्केट में बहुत अच्छा होना चाहिए। इसी के साथ एक पोर्टफोलियो एनालिसिस नाम की भी चीज़ होती है, यानी कि बिज़नेस पोर्टफोलियो तो वो प्रोडक्ट्स हो गए और बिजनेस हो गए कि जो एक कंपनी ऑफ़र करती है, लेकिन पोर्टफोलियो एनालिसिस जो है वो एक मेजर एक्टिविटी है स्ट्रेटजिक प्लानिंग में,
वेयर बाय मैनेजमेंट evaluates द प्रोडक्ट एंड बिजनेसेस दैट मेक अप द कंपनी। अब इस पोर्टफोलियो एनालिसिस के अंदर कंपनी बेसिकली करती ये है कि वो तमाम प्रोडक्ट्स जो एक कंपनी ऑफ़र कर रही है उनका जायज़ा लेती है। जायज़े से मुराद है एनालिसिस, और वो ये देखती है कि क्या जो हम प्रोडक्ट्स ऑफ़र कर रहे हैं वो हमारी कंपनी के जो एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव्स, मिशन और गोल्स हैं उस पे वो जो है वो पूरा उतरती हैं, और अगर वो पूरा नहीं उतरती तो उसको किस तरीके से मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। अब पोर्टफोलियो एनालिसिस तकरीबन हर कंपनी करती है, वो छोटी हो या बड़ी हो। हाँ, आप ये ज़रूर देखेंगे कि हो सकता है जब आप अपना बैचलर्स या अगर आप ये मास्टर्स में कोर्स पढ़ रहे हैं तो वो करके निकलें तो आपको जिस कंपनी में जॉब मिली है वो इतनी छोटी है कि उनको ना बिज़नेस पोर्टफोलियो का पता है और ना पोर्टफोलियो एनालिसिस का पता है। तो आपने घबराना नहीं है, इसका मतलब है कि वहाँ आपका फ्यूचर ब्राइट है। आपने उस कंपनी को बताना है कि पोर्टफोलियो एनालिसिस क्या चीज़ है और इसके हमें फ़ायदे क्या हैं। आप जब पोर्टफोलियो एनालिसिस कर लेते हैं तो आप एवेल्यूएट करते हैं अपनी उन प्रोडक्ट्स को कि जो या तो विनर होती हैं या लूज़र्स होती हैं। और विनर और लूज़र किस चीज़ की बेसिस के ऊपर दिखाया जाता है, बनाया जाता है? ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अब SBU का एक कॉन्सेप्ट है जो आपने पहले हम प्रीटी श्योर पढ़ा होगा इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के कोर्स में। SBU इज़ एक्चुअली स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। इट इज़ a unit of the company that has a separate mission and objectives that can be planned separately from other companies' business। ये कंपनी डिवीज़न भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पेप्सी के अंदर डिफरेंट डिवीजन्स हैं। कंपनी के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल पेप्सी को नाम की जो कंपनी है वो पेरेंट कंपनी है, उसके अंदर डिफरेंट डिवीजन्स हैं, डिफरेंट कंपनीज आती हैं। प्रोडक्ट लाइन विद इन अ डिवीज़न भी हो सकता है कि पेप्सी लेज़ भी बनाता है, पेप्सी पेप्सी भी बनाता है, पेप्सी जो है वो मिरिंडा भी बनाता है। आई एम नॉट श्योर कि वो अभी भी बना रहा है या नहीं बना रहा, लेकिन 7 अप जो है वो तो बनाता है और वो ऑफ़र भी करता है। तो वो प्रोडक्ट लाइन भी हो सकती है। और ये 7 अप और पेप्सी दो चूँकि डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन है, उनके डिवीजन्स भी डिफरेंट हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर वो अपने मिशन और ऑब्जेक्टिव जो हैं वो डिफरेंट बना सकते हैं एक ही कंपनी के अंदर रहते हुए, या सिंगल प्रोडक्ट और ब्रांड, जैसा मैंने अभी पेप्सी की और 7 अप की एग्जांपल दी। इसी तरीके से अच्छा, प्रोडक्ट लाइन और सिंगल प्रोडक्ट ब्रांड में फ़र्क ये है कि प्रोडक्ट लाइन के अंदर डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट लाइन की अगर आप बात करते हैं तो उसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि शरबत या मशरूब की जो लाइन है उसकी एक डिवीज़न है, जिसमें पेप्सी है, गैटोरेड आई थिंक पेप्सी का ब्रांड है, इसी तरीके से 7 अप है, वो एक डिवीज़न मिलके बनता है। या वो खाली एक प्रोडक्ट भी हो सकती है कि लेज़ के जो चिप्स हैं उनकी एक डिवीज़न हमने बनानी है या उनका एक ब्रांड बनाना है और प्रोडक्ट बनाना है। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि क्या माइक्रोसॉफ्ट के अंदर डिवीजन्स पाई जाती हैं? माइक्रोसॉफ्ट तो विंडोज़ बनाता है जैसे हमें पता, लेकिन क्या माइक्रोसॉफ्ट ने ओवर द टाइम कुछ कंपनीज ख़रीदी कि उनको बेस करके उनके अंदर डिवीजन्स बनाई? अब बेसिकली जो SBU है ये आइडेंटिफाइंग जो करंट बिजनेस पोर्टफोलियो वो कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई की बिजनेसेस करते हैं, SBU को आइडेंटिफाई करते हैं जो एक बिज़नेस को बनाते हैं। फेसबुक के अंदर इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक के अंदर व्हाट्सएप भी है, तो वो डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स हैं फेसबुक कंपनी के। आप फिर अट्रैक्टिवनेस देखते हैं डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स की कि व्हाट्सएप इस टाइम कितना अट्रैक्टिव है, फेसबुक इस टाइम कितना अट्रैक्टिव है, इंस्टाग्राम कितना अट्रैक्टिव है। अगर आपको याद हो तो पहले फेसबुक बहुत अट्रैक्टिव था, फिर एकदम इंस्टाग्राम हुआ, और फिर एट द एंड ऑफ द डे आजकल व्हाट्सएप का दौर है। और फिर आप डिसाइड करते हैं कि हर जो यूनिट है उसको आपने सपोर्ट कितना करना है। अगर इस टाइम व्हाट्सएप का दौर है और फ्यूचर के अंदर आप समझते हैं, आपकी कंपनी समझती है कि भाई हमें तो ऐसे लगता है कि फ्यूचर के अंदर जो व्हाट्सएप का दौर है वो मज़ीद बढ़ेगा और हमें व्हाट्सएप के ऊपर ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत है और वो डिज़र्व भी ज़्यादा पैसे करते हैं, तो देन यू एक्चुअली हैव टू स्पेंड मोर मनी ऑन व्हाट्सएप। लेकिन क्या इसका मतलब है, मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि क्या इसका मतलब है कि उनको इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे पैसे लगाने छोड़ देने चाहिए? आंसर मी दिस क्वेश्चन, थोड़ी देर सोचें और मुझे आंसर दें। अगर तो आप ये कहते हैं कि उनको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पैसे लगाने छोड़ देने चाहिए तो वो भी गलत है, क्योंकि फेसबुक वाज देयर कोर प्रोडक्ट जो उन्होंने लॉन्च की। इसी वजह से अगर आप देखें तो फेसबुक का जो इंटरफेस है वो उन्होंने रिसेंटली चेंज किया। हम इस डिस्कशन में नहीं जा रहे कि वो अच्छा या बुरा है, लेकिन उन्होंने रिसेंटली चेंज किया है। क्यों? क्योंकि वो फेसबुक को भी एक फ्रेश लुक देना चाहते हैं। और आप नेक्स्ट देखेंगे कि वो व्हाट्सएप को और फेसबुक को और इंस्टाग्राम सबको कलेक्ट कर लेंगे और उसकी बेसिस के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को मज़ीद एनहांस करेंगे। अब प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड के नाम से एक चीज़ है जो बड़ी यूज़ होती है मार्केटिंग के अंदर। वो क्या है, आइए ज़रा थोड़ी सी नज़र मारें डेफिनेशन को। इट्स एक्चुअली अ टूल
फॉर आइडेंटिफाइंग कंपनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ थ्रू मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डाइवर्सिफिकेशन। अब इन तमाम चारों चीज़ों का मतलब क्या है, और ये आपने बड़े गौर से सुनना है क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज ए मार्केट ये, कि एक मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड या प्रोडक्ट ग्रिड भी इसको कभी कभार कह देते हैं, वो एक ऐसा टूल है जिसमें ये चार चीज़ें होती हैं। वो उसका मतलब क्या है, अब इस पिक्चर को गौर से देखें। लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास दो टाइप की मार्केट्स हैं, एग्जिस्टिंग मार्केट और न्यू मार्केट। यानी कि वो मार्केट जो पहले पाई जाती हैं, और न्यू मार्केट वो है कि जो अभी एग्जिस्ट नहीं करती। और इसी तरीके से टॉप पे है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और न्यू प्रोडक्ट्स। अब अगर आपकी मार्केट भी एग्जिस्टिंग है और आपकी प्रोडक्ट भी एग्जिस्टिंग है, तो आप कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू लॉन्च योर प्रोडक्ट इन दैट मार्केट? यू विल यूज़ द मार्केट पेनिट्रेशन। ये क्या है इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन ये आपने याद रखना है कि उधर आपने पेनिट्रेट करना है मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट एग्जिस्ट करती है और प्रोडक्ट्स भी वो वाली एग्जिस्ट करती हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन की मार्केट है, अगर मार्केट न्यू है लेकिन प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है, जिस तरह सैमसंग जब पाकिस्तान आया तो मार्केट उस सैमसंग के लिए न्यू थी, कोरियन कंपनी है ना, लेकिन प्रोडक्ट उससे सिमिलर एग्जिस्ट करती थी पाकिस्तान की मार्केट में, मोबाइल फ़ोन एग्जिस्ट करते थे। तो आप मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं। समझ लगी थोड़ी सी आपको कि नई कंपनी नया प्रोडक्ट लेकर आ रही है जो मार्केट में एग्जिस्ट करता है, लेकिन मार्केट नहीं है, तो मार्केट डेवलपमेंट। अब प्रोडक्ट भी नहीं है, न्यू प्रोडक्ट है, लेकिन एग्जिस्टिंग मार्केट है, यानी एक ही मार्केट में यूएस में सैमसंग ने ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया जो पहले कभी किसी ने लॉन्च नहीं किया, वो फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी लॉन्च करेंगे। और अगर नई मार्केट है और प्रोडक्ट भी नया है तो फिर मार्केट डाइवर्सिफिकेशन। अब मार्केट पेनिट्रेशन की डेफिनेशन के, इट इज़ अ ग्रोथ स्ट्रेटजी इंक्रीजिंग सेल्स टू करंट मार्केट सेगमेंट्स विदाउट चेंजिंग द प्रोडक्ट। सेम प्रोडक्ट, ये देखें दोबारा मैं आपको समझाता हूँ, सेम प्रोडक्ट और सेम मार्केट, और उसके अंदर जब आपने लॉन्च करना है मार्केट पेनिट्रेशन जिसको हम कह रहे हैं, उसमें जब आपने लॉन्च करना है, क्योंकि आपने उसकी सेल्स बढ़ानी है, तो आपने प्रोडक्ट के अंदर कोई चीज़ लेके नहीं आ रहे, चेंज नहीं कर रहे, लेकिन उसकी सेल्स बढ़ाने के अंदर आप अपनी स्ट्रेटजी ऐसे बनाते हैं कि उसको पेनिट्रेट करते हैं मार्केट के अंदर, मज़ीद मार्केट को कंघाल के देखते हैं कि उसको में कैसे हमें अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है। मार्केट डेवलपमेंट ऑन दी अदर हैंड इज़ ए ग्रोथ स्ट्रेटजी दैट आइडेंटिफाइज एंड ग्रोथ एंड डेवलप्स न्यू मार्केट सेगमेंट्स फॉर करंट प्रोडक्ट। अब इसका मतलब क्या है कि एक एग्जिस्टिंग मार्केट में आपने एक न्यू मार्केट में आपने अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। अगर ये एग्जांपल आप देखें क्रॉक्स की, आप में से कुछ लोग जानते होंगे, इनकी वेबसाइट को विज़िट करें। इन्होंने जब शुरू किया था, इन्होंने मेन स्लीपर से शुरू किया था। अब आप देख लें कि अब वो वुमेन को भी स्लीपर्स को भी बेचते हैं, बच्चों के स्लीपर्स भी बेचते हैं, फिर एंटरटेनमेंट का भी एक सेक्शन है, इधर आपको नज़र आएगा, वो भी है, मुझे नहीं पता कि उसका क्या मतलब है। उनके फॉर्मल शूज़ भी होते हैं। तो उन्होंने अपनी जो मार्केट है उसको डेवलप किया और अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एनहांस किया, और वो स्ट्रेटजी जो यूज़ कर रहे हैं वो मार्केट डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी कर रहे हैं कि उन्होंने न्यू प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर किया। अच्छा, अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट ऑन दी अदर हैंड इज़ ए ग्रोथ स्ट्रेटजी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट, न्यू प्रोडक्ट दैट ऑफर्स न्यू और मॉडिफाइड प्रोडक्ट टू एग्जिस्टिंग मार्केट सेगमेंट्स। अगेन अमेरिका में सैमसंग एग्जिस्ट करती है, ये पाकिस्तान में भी अब तो एग्जिस्ट करती है, तो उन्होंने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है और उसकी बेस के ऊपर वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे। अब अगर प्रोडक्ट भी नया है और मार्केट भी नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? सबसे जैसे कहते हैं, मैं समझता हूँ एक टफ़ किस्म का एक क्वेश्चन मार्क होता है कंपनी के लिए, वो फिर डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बाद स्ट्रेटजी आती है डाइवर्सिफिकेशन। इट इज़ ए ग्रोथ स्ट्रेटजी थ्रू स्टार्टिंग अप और एक्वायरिंग बिजनेसेस आउटसाइड द कंपनी करंट प्रोडक्ट्स एंड मार्केट्स। उसमें आप कभी कभार अपनी जो कंपनी उसका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने के लिए, बढ़ाने के लिए, आप कंपनी की जो करंट प्रोडक्ट्स और मार्केट्स हैं उससे हट के बिजनेसेस को एक्वायर करते हैं। कौन सी कंपनी ज़हन में आती है? माइक्रोसॉफ्ट एंड फेसबुक। भाई मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ क्विकली इधर, कि ऑल द फॉलोइंग्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड एक्सेप्ट मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, यूनिफिकेशन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो आपके ख्याल में इन चारों में से कौन सा ऐसी है कि जो मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड में नहीं पाया जाता? मेरे ख्याल में वो यूनिफिकेशन है, क्योंकि यूनिफिकेशन नहीं है, वो डाइवर्सिफिकेशन उसको कहते हैं। अब कस्टमर रिलेशनशिप, जी हमारा गोल है एज ए मार्केटर, हमने जब मार्केटिंग हम बात करते हैं तो हमने कस्टमर रिलेशनशिप बनाने के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं ना, उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क का। अ वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क इज़ मेड अप ऑफ द कंपनी सप्लायर्स, कंपनी भी ऑफ कोर्स उसमें आती है, लेकिन उसमें सप्लायर्स भी आते हैं,
उसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स भी आते हैं, उसमें कस्टमर्स भी आते हैं जो एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करके उस पूरे सिस्टम को इन्हांस करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। दोबारा गौर से इस डेफिनेशन को पढ़ें अपने तौर के ऊपर कि पूरा जो एक सिस्टम है जिसके अंदर हमारा गोल है कि हमने कस्टमर रिलेशनशिप को बढ़ाना है, उसमें वो तमाम लोग के जो वैल्यू को डिलीवर करने के अंदर अपना रोल अदा कर रहे हैं वो सब मिल के आते हैं और मिल के अपना अपना रोल प्ले करते हैं ताकि जो कस्टमर एंड कस्टमर है जो प्रोडक्ट ख़रीद रहा है उसका एक्सपीरियंस भी अच्छा हो, उसको प्रोडक्ट भी अच्छी मिले और एक्सपीरियंस के साथ साथ वो उसका रिलेशनशिप भी उसका रिलेशनशिप कंपनी के साथ मज़ीद इन्हांस हो जाए। अब आप जब गाड़ी ख़रीदते हैं पाकिस्तान में, मेरा ख्याल है अभी इसका कॉन्सेप्ट नहीं आया, लेकिन चले मैं आपको parkwheels.com की एग्जांपल देता हूँ और ये जो इंडियन हमारे स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं वो parkwheels.com ज़रा वेबसाइट विज़िट करें। जब आप वहाँ से गाड़ी ख़रीदते हैं तो वो आप खाली गाड़ी नहीं ख़रीद रहे, वो आपको कहते हैं अच्छा जी हम आपको 2000 या 3000 रुपये लेके आप घर पे बैठे हम आपकी गाड़ी को चेक कर देते हैं, तो एक पीस ऑफ माइंड होता है। अब उस कंपनी ने आपको एक एडिशनल वैल्यू दे दी कि गाड़ी के साथ साथ उन्होंने कहा कि जी हम आपको वो गाड़ी चेक करके बता देंगे कि उस गाड़ी की कंडीशन क्या है। इसके साथ वो एक और चीज़ ऑफ़र करते हैं कि अब हम टोयोटा की आप गाड़ी ले रहे हैं तो टोयोटा के जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो भी हमारे पास अवेलेबल हैं। अब वो स्पेयर पार्ट्स ज़ाहिर सी बात है पार्कव्हील्स तो नहीं आपको प्रोवाइड कर रहा, वो स्पेयर पार्ट्स को पीछे सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर बैठा है जिसने पार्कव्हील के साथ आपस में एक कोलैबोरेशन बनाया हुआ है कि जब भी कोई कस्टमर टोयोटा की गाड़ी ख़रीदे तो हमारी एड्स उनको दिखाएं कि ये स्पेयर पार्ट्स हम आपको सस्ती कीमत में पार्कव्हील्स के प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड करेंगे। तो उससे भी कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा होता है और उससे भी आप ये देख रहे होते हैं कि पूरे का पूरा नेटवर्क आया और नेटवर्क ने मिलकर कस्टमर रिलेशनशिप को बनाया। अब आप मिडल में देखें ये जो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग मिक्स है ये अब आपका सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो पूरे अब कोर्स में चलेगा। इसमें आप कस्टमर्स को टारगेट करते हैं जो आगे हम एक चैप्टर में पढ़ेंगे और इंटेंडेड पोजीशनिंग बनाते हैं। टारगेट कस्टमर का मतलब है कि किन कस्टमर्स को आपने प्रोडक्ट बेचनी है और इंटेंडेड पोजीशनिंग का मतलब ये होता है कि कस्टमर्स के दिमाग में आपकी प्रोडक्ट का इमेज क्या है और प्रोडक्ट इज़ मेड अप ऑफ वैरायटी, क्वालिटी, डिज़ाइन, फीचर्स, ब्रांड नेम, पैकेजिंग, सर्विसेज, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे एक चैप्टर में आगे जाके। इसी तरीके से प्राइस के अंदर आप लिस्ट प्राइस बताते हैं, डिस्काउंट्स देते हैं, अलाउंसेस देते हैं, पेमेंट पीरियड होता है, क्रेडिट टर्म्स होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ में आती हैं, ये भी हम एक अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे। प्रमोशन में एडवर्टाइजिंग आ जाती है, पर्सनल सेलिंग आ जाती है, सेल्स प्रमोशन है, पब्लिक रिलेशन है, फिर डिजिटल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आजकल चल रही है, जैसे टिकटॉक है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है। वो तमाम चीज़ें प्रमोशन में आ जाती हैं। प्लेस बेसिकली एग्जिस्ट, प्लेस को हम वो कहते हैं कि लॉजिस्टिकली आपकी प्रोडक्ट कहाँ कहाँ अवेलेबल होगी, वो चैनल्स क्या हैं कि वो एक सुपर मार्केट में अवेलेबल होगी या एक खोखे पे अवेलेबल, उसको ये भी हम आगे एक चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जब आप मार्केटिंग एफर्ट कर रहे होते हैं तो सबसे पहले तो आप एनालिसिस करते हैं ऑफ कोर्स मार्केट का, उसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अगले चैप्टर में। तो बेस्ड ऑन दैट आप प्लानिंग कर रहे होते हैं कि हमारा स्ट्रेटेजिक प्लान क्या है और स्ट्रेटेजिक प्लान की बेस पे मार्केटिंग प्लान क्या है। स्ट्रेटेजिक प्लान कौन दे रहा होता है आपको, मैंने आपको पहले बताया था अभी थोड़ी देर पहले। स्ट्रेटेजिक प्लान सीईओ दे रहा होता है, मार्केटिंग प्लान आपने खुद बनाना होता है। वो आपको ये बताता है कि मेरी कंपनी के ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसकी बेस पे हम मार्केटिंग प्लान बनाते हैं। इम्प्लीमेंटेशन फिर आपने करनी है, उन मार्केटिंग प्लान्स को आपने इम्प्लीमेंट करना है। आपने ये देखना है कि उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हमने एक बिल बोर्ड लगाना है और बिल बोर्ड जो है वो कहाँ लगाना है, कब से कब तक लगाना है, 1 महीने के लिए लगेगा या 2 महीनों के लिए लगेगा, ये सारी चीज़ें आपने करनी है। और उसके बाद फिर लास्ट स्टेप आता है कंट्रोल का, जिसमें आप रिज़ल्ट को मेजर करते हैं, उन रिज़ल्ट को एवेलुएट करते हैं और उनकी बेस के ऊपर आप करेक्टिव एक्शंस कर रहे होते हैं कि हमने ये ऑब्जेक्टिव रखा था, इसकी बेस पे ये रिज़ल्ट आए और ये हमने उसकी एवेलुएशन की है। और इस एवेलुएशन के बाद हमारा ख्याल है कि जो हमारा प्लान बी था कि अगर रिज़ल्ट ठीक नहीं आया तो हमने फिर ये काम करना है और अगेन यू गो बैक टू द डेवलपिंग मार्केटिंग प्लान स्टेज और उसकी बेस के ऊपर आप वो उसको चेंज करते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट आया है और इसको हम कहते हैं स्वॉट एनालिसिस का, ये भी मार्केटिंग प्लान का हिस्सा होता है। स्वॉट एनालिसिस जो है इट इज़ एक्चुअली द स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हमेशा ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल होती हैं। ये आपने जब मार्केटिंग प्लान बना रहे होते हैं तो आपने इंटरनली देखना होता है कि एक कंपनी की इंटरनली ताकत क्या है, यानी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, और एक कंपनी की वीकनेसेस क्या है। अच्छा, अब यहाँ एक चीज़ आती है कि स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस तो आपको बड़े आराम से कभी कभार मिल जाती हैं क्योंकि आप विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस कर रहे होते हैं।
अब एक्सटर्नली जब आप बात करते हैं, और स्ट्रेंथ्स ऑफ कोर्स पॉजिटिव हैं, वीकनेसेस नेगेटिव कंपोनेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। जब आप एक्सटर्नली चीज़ों को देख रहे होते हैं, यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स को देख रहे होते हैं, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर जो है वो आप अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को लेके चल रहे होते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ क्या होता है, यानी कि ये वो एक्सटर्नल फैक्टर हैं कि जिनका फ़ायदा एक कंपनी उठा सकती है। उसमें टेक्नोलॉजिकल फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि कंपनी जिस जगह पर ऑपरेट कर रही है उधर टेक्नोलॉजी कैसी है। लेकिन थ्रेट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, वो नेगेटिव तो हैं, लेकिन एक कंपनी को सक्सेसफुल बनाने के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने अपॉर्चुनिटीज़ इंपॉर्टेंट हैं। तो आपने एक अच्छे मार्केटर की तरह स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का एनालिसिस करना है एक ऑर्गेनाइजेशन का, और अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स का भी एनालिसिस करना है, तो ताकि आपको पता हो कि फ्यूचर में जब हमने ग्रो करना है तो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए ये हैं और थ्रेट्स हमारे लिए हैं। और ये सब का सब मिल के स्वॉट एनालिसिस कहलाता है, यानी SWOT, जो आपके मार्केटिंग प्लान का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब मार्केटिंग प्लान जब आप बनाएंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसमें सबसे पहले आप एग्जेक्टिव समरी लिखते हैं, फिर मार्केटिंग सिचुएशन होती है उसके अंदर, फिर थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी। ये थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ जगह मैं आपको कहूँगा कि आप स्वॉट एनालिसिस करें। ऑब्जेक्टिव्स एंड इश्यूज़ होते हैं, यानी कि आपने जब थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ देख ली, स्वॉट एनालिसिस बना लिया, फिर आप बताते हैं कि यार मेरे मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स और मेरे मार्केटिंग इश्यूज़ ये हैं जिसकी वजह से मैं ये मार्केटिंग प्लान बना रहा हूँ। फिर आप मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं, फिर उस मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बेस पे एक्शन प्रोग्राम्स होता है। यानी मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपने बनाई कि मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग करूँगा, फिर एक्शन प्रोग्राम में आपने बनाया कि मैं 30 दिनों की फेसबुक मार्केटिंग करूँगा और उन 30 दिनों में मैं हर 2 दिनों के बाद पोस्ट करूँगा और ये वो पोस्ट्स होंगी, वो एक्शन प्रोग्राम होता है। फिर बजट डिसाइड होते हैं, और बजट के बाद कंट्रोल होता है। अभी कंट्रोल मैकेनिज़्म क्या है, अभी हम पढ़ के हटे थोड़ी देर पहले। बजट में तो आपने बता दिया ना कि इतने पैसे चाहिए जी हमें मार्केटिंग प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन कंट्रोल में आप क्या काम कर रहे होते हैं। कंट्रोल में आप वो एक्शन प्रोग्राम्स के अंदर चीज़ें जो आपने डिसाइड की थी उनका जायज़ा ले रहे होते हैं, उनको एवेलुएट कर रहे होते हैं, और उनकी एवेलुएशन की बेस के ऊपर आप डिसाइड करते हैं कि क्या हमने जो डिसाइड किया था ऑब्जेक्टिव्स में वो पूरे हो गए हैं ऑब्जेक्टिव्स हमारे एक्शन प्रोग्राम्स और स्ट्रेटजी से, या हमें वापस जाने की ज़रूरत है। अब ज़रा क्वेश्चन का आंसर दें मुझे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द 4 एरियाज ऑफ स्वॉट एनालिसिस? स्ट्रेंथ्स, आउटसोर्सिंग, वीकनेस एंड थ्रेट्स। लग तो सारे ठीक रहे हैं, SWOT। मेरे अंदाजे में आउटसोर्सिंग इज़ नॉट द करेक्ट आंसर, क्योंकि आउटसोर्सिंग की जगह अपॉर्चुनिटीज़ इज़ द राइट आंसर। स्वॉट एनालिसिस की जब हम बात करते हैं तो स्ट्रेंथ्स, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स एंड वीकनेस। अब ये जो पिक्चर है ये पूरे का पूरे मार्केटिंग जो आपकी प्लान है उसको एक्सप्लेन करती है। दरमियान में अगेन आपका ऑब्जेक्टिव एज ए मार्केटर क्या है, आपने रिलेशनशिप बनाना है और कस्टमर को वैल्यू देनी है। वो किस तरीके से आप देते हैं, आप सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, डिफ्रेंशिएशन और पोजीशनिंग के कॉन्सेप्ट से आप शुरू करते हैं। ये क्या चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें मैं आपको अगले चैप्टर में पढ़ाऊँगा, तो मेक श्योर यू लिसन टू द नेक्स्ट चैप्टर वेरी केयरफुली। फिर आप प्रोडक्ट स्ट्रेटजी बनाते हैं। 4 P's ऑफ मार्केटिंग याद है, मैंने पहले चैप्टर में पढ़ाए थे। प्राइसिंग है, प्लेस है और प्रमोशनल स्ट्रेटजीज़ हैं। और इसके बाद आता है फिर मार्केट प्लानिंग, मार्केट इम्प्लीमेंटेशन, मार्केटिंग कंट्रोल एंड मार्केट एनालिसिस। ये पूरे की पूरी मार्केटिंग है आपकी, जिसके अंदर आप मार्केटिंग प्लान बना रहे होते हैं। अब इस मार्केटिंग प्लान के बाहर जो है जब आप देखें तो आपके पास 4 मज़ीद फैक्टर्स हैं, जिसमें मार्केटिंग मिडिल मैन है। मैं इनको हमेशा मिडिल मैन का लफ्ज़ यूज़ करूँगा, इधर मार्केटिंग इंटरमीडियरीज लिखा हुआ। ये वो लोग हैं जो आपको हेल्प कर रहे थे प्रोडक्ट बेचने के लिए। फिर कंपेटिटर्स हैं, यानी आपके कंपटीशन। फिर उसके बाद सप्लायर्स हैं और पब्लिक्स हैं। ये वो 4 फैक्टर्स हैं कि जो आपकी कंपनी को डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहे होते हैं और आपकी एफर्ट्स को अफेक्ट कर रहे होते हैं, आपके वैल्यू जो आप कस्टमर के साथ बनाने जा रहे हैं और आपका रिलेशनशिप जो आप कस्टमर के साथ डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जो है एनालाइजिंग द मार्केटिंग एनवायरनमेंट। अब मार्केटिंग एनवायरनमेंट एक्चुअली एक ऐसा एनवायरनमेंट है दैट इंक्लूड्स द एक्टर्स, फोर्सेस outside marketing that affect marketing management's ability to maintain and build successful relationship with customers। अब इसको अगर आसान लफ्ज़ों में मैंने एक्सप्लेन करना हो तो ये इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट है कि जो आपके मार्केटिंग प्लान पे और मार्केटिंग मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ पे डायरेक्टली इफ़ेक्ट कर रहा होता है। अच्छा, मार्केटिंग प्लान चूँकि मार्केटिंग मैनेजमेंट एक्टिविटी का हिस्सा है, तो जब भी आप एक मार्केटिंग प्लान बना रहे होते हैं तो उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मार्केटिंग इन्वायरमेंट उस पर्टिकुलर जगह का जो है जो बिल्डअप या जो मेकअप होता है एक्टर्स और फोर्सेस के साथ, उसके बारे में एनालिसिस करें और ये देखें कि वो कौन से एक्टर्स एंड फोर्सेस हैं कि जो मिल के
मार्केटिंग मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करते हैं, और वो जब अफेक्ट कर रहे होते हैं तो वो आपका टेक्निकली या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सक्सेसफुल रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहे होते हैं कस्टमर के साथ। तो आपके पास दो तरह के इन्वायरमेंट होते हैं, एक होता है माइक्रो इन्वायरमेंट और एक होता है मैक्रो इन्वायरमेंट। आप अगर आपको याद हो तो इकोनॉमिक्स के अंदर आपने माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ी होगी, ये भी उससे कुछ मिलता जुलता है। माइक्रो इन्वायरमेंट कहते हैं जो कंपनी के नज़दीक का इन्वायरमेंट होता है, छोटा इन्वायरमेंट। मैक्रो इन्वायरमेंट कहते हैं जो कंपनी से बाहर इन्वायरमेंट होता है, जो ज़्यादातर अनकंट्रोलेबल होता है। माइक्रो इन्वायरमेंट को कंपनी कंट्रोल कर सकती है समवट, वो पूरे का पूरा कंट्रोलेबल तो नहीं होता, लेकिन मैक्रो इन्वायरमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकती, उसको सिर्फ अडेप्ट ही करना पड़ता है। तो आइए ज़रा नज़र मारते हैं डेफिनेशन पे। Micro environment consists of actors close to the company that affects its ability to serve its customer। जैसा मैंने पहले कहा कि वो क्लोज होते हैं कंपनी के। फॉर एग्जांपल, कंपनी खुद भी एक एक्टर है, सप्लायर्स हैं जो कंपनी को सप्लाई करते हैं, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज यानी मार्केटिंग मिडलमैन जो कंपनी के प्रोडक्ट्स को बेचने में हेल्प करते हैं, कस्टमर्स हैं, ये कस्टमर मार्केट्स हैं, कंपेटिटर्स हैं, और पब्लिक्स हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये मार्केटिंग की एक्टिविटी है जो दरम्यान में मैंने हाईलाइट की है, मार्केटिंग प्लान जिसको हम कह सकते हैं। और अगर आप ऊपर देखें तो कंपनी है, सप्लायर्स हैं, मार्केट इंटरमीडियरीज, कंपेटिटर्स, पब्लिक्स और कस्टमर्स जो हैं, ये डायरेक्टली इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं इन एक्टिविटीज़ को। अब इन तमाम जो फैक्टर्स हैं या एक्टर्स हैं, इनको मार्केटिंग कंपनी कंट्रोल तो कर सकती है समवट, लेकिन पूरे का पूरा कंट्रोल नहीं कर सकती। आइए ज़रा हैव अ लुक वन बाय वन ऑन दीज थिंग्स। कंपनी की जो माइक्रो इन्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल द कंपनी इटसेल्फ, उसमें टॉप मैनेजमेंट आती है। फॉर एग्जांपल सीईओ है, वो अपना एक डिसीजन लेता है। आर&डी है, परचेजिंग है, परचेजिंग डिपार्टमेंट है, परचेजिंग डिपार्टमेंट कहता है कि जी हमने इतनी महंगी चीज़ नहीं लेनी, आप तो कहते हैं कि हमने महंगी प्रोडक्ट बनानी है, लेकिन परचेजिंग डिपार्टमेंट या अकाउंटिंग डिपार्टमेंट या फाइनेंस डिपार्टमेंट ये कहते हैं कि हमने इतनी महंगी चीज़ नहीं लेनी, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट इफेक्ट हो रहा होता है। जब प्रोडक्ट इफेक्ट होता है तो क्या होता है, तो आपकी मार्केटिंग भी इफेक्ट होती है, और मार्केटिंग जब इफेक्ट होगी तो ज़ाहिर सी बात है आपकी सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट भी इफेक्ट होगी। अब मार्केट शेयर गेन करना तो बेसिकली मार्केटिंग वाले का काम है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि जो कंपनी के अंदर बाकी एक्टर्स मौजूद हैं, जिसमें सीईओ भी शामिल है, वो भी उस पर्टिकुलर पूरी की पूरी एक्टिविटी का हिस्सा है मार्केट शेयर को गेन करने के लिए। तो अगर सीईओ ने भी एक ऐसा डिसीजन जो टॉप मैनेजमेंट में आता है, ऐसा डिसीजन ले लिया है कि जो कंपनी के हक़ में नहीं है, वो जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं कि नज़ला गिरा दिया मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, वो डिसीजन तो सीईओ का है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मार्केटिंग वाला सफ़र कर रहा होता है। तो इसी वजह से जब भी आप मार्केटिंग प्लान बनाते हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि आप कंपनी के इन तमाम एक्टर्स को जहन में रखें, और इनको जहन में रखते हुए अपने मार्केटिंग प्लान को इस तरीके से बनाएं कि ये एक्टर्स अगर कोई ऐसा डिसीजन ले भी रहे हैं तो आप ज़्यादा अफेक्ट ना हो उन डिसीजन से। अब सीईओ ने जो डिसीजंस लेने वो बेस किस चीज़ पे कर रहे होंगे, ज़रा सोचें। वो बेस कर रहे होंगे नंबर वन कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, नंबर वन कंपनी का जो विजन है और मिशन है उसके ऊपर। तो आप जब भी मार्केटिंग प्लान बनाएं तो जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ पिछले लेक्चर के अंदर कि कंपनी के विजन और मिशन और ऑब्जेक्टिव्स को जहन में रखते हुए मार्केटिंग प्लान बनाएं, क्योंकि जब आप उससे हटेंगे और अपने तौर के ऊपर मार्केटिंग प्लान बनाएंगे तो आप फिर माइक्रो इन्वायरमेंट में जब एनालिसिस कर रहे होंगे अपनी कंपनी का, तो आपको फिर बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज नज़र आएंगी। जब डिस्क्रिपेंसीज नज़र आएंगी तो फिर आप एक ऐसी सिचुएशन में होंगे कि आपको पता नहीं होगा कि अब मैं क्या करूं, और वो तमाम के तमाम डिपार्टमेंट आर&डी समेत और फाइनेंस समेत आपके अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं रादर देन आपके साथ काम करने के। अब ज़ीरॉक्स की मैंने एग्जांपल यहाँ दी हुई। ज़ीरॉक्स एक बहुत बड़ी कंपनी है या थी फ़ोटोकॉपियर की, लेकिन नाउ दे आर नो वे टू बी सीन। इसी तरह फाइनेंस और अकाउंटिंग का जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया, फाइनेंस और अकाउंटिंग वालों का हमेशा झगड़ा ही रहा है मार्केटिंग वालों के साथ, क्योंकि उन्होंने पैसे देने होते हैं और हम जो डिपार्टमेंट है मार्केटिंग वाला वो ज़्यादातर पैसे लेने के अंदर इंटरेस्टेड होता है, तो इसलिए वो ज़्यादातर झगड़ा ही कर रहे होते हैं। तो ये तमाम एक्टर्स को आपने जहन में रखना है और तब मार्केटिंग प्लान बनाना है। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टर है वो है सप्लायर का। क्यों है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज़रा सोचें इस बारे में। क्योंकि भाई सप्लायर जो है उन्होंने आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना है, उन्होंने आपको वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करने की जिसके थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो बना सकें, और वो बना के आप आगे बेच भी सकें। अब अगर वो ऐसी सर्विसेज ऐसी प्रोडक्ट के लिए जो आप बना रहे हैं उसके लिए रिसोर्सेज ठीक नहीं प्रोवाइड करते, और आप उनको एज ए पार्टनर ट्रीट नहीं करते, और अगर आप बाय द वे अगर आप उनको पार्टनर ट्रीट नहीं ना करें तो आप कस्टमर वैल्यू भी डिलीवर नहीं कर सकते, ये भी मैं आपको बता दूं।
तो सप्लायर्स के साथ आपको ऐसा रिलेशन बनाना है कि वो आपको ठीक चीज़ भी प्रोवाइड करें, ठीक प्राइस पे भी प्रोवाइड करें, ताकि आप अपनी कस्टमर वैल्यू बना सकें। तो जब आपका सप्लायर आपका दोस्त बन जाएगा, आपका पार्टनर बन जाएगा, तो आप कस्टमर वैल्यू डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन अगर सप्लायर ही आपका दोस्त नहीं है और आपका पार्टनर नहीं है, तो ज़ाहिर सी बात है आप कस्टमर वैल्यू भी डिलीवर नहीं कर सकते, आपकी प्रोडक्ट जो है वो भी एक सर्टेन क्वालिटी और सर्विस जो है वो टाइमली डिलीवर नहीं हो सकती। तो इसलिए सप्लायर के जो एनालिसिस जब आपने करना है, तो आपने देखना है कि सप्लायर के पास एक तो कंट्रोल कितना है आपकी प्रोडक्ट को चेंज करने का, और क्या सप्लायर के बगैर आप सस्टेन कर सकते हैं, या और सप्लायर्स मौजूद हैं इंडस्ट्री के अंदर कि जिनको आप ले सकते हैं। अगर ये सप्लायर जो है उसका कल को मूड चेंज हो जाता है और वो कहता है कि जी नहीं, मैंने तो प्राइसेस बढ़ा के आपको चीज़ बेचनी है। तीसरा जो एक्टर है और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज का है। अब आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो शायद ये एग्री नहीं करेंगे कि अभी भी ऐसी कंपनीज मौजूद हैं कि जो प्रमोट करती हैं, सेल करती हैं, डिस्ट्रीब्यूट करती हैं प्रोडक्ट्स टू फाइनल बायर्स। कोई बनाने वाला है, वो बनाने वाला आगे डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, डिस्ट्रीब्यूटर आगे रिटेलर को देता है और रिटेलर आगे कस्टमर को बेचता है। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। अच्छा, इस एग्जांपल में आप देखें कि बनाने वाली ये ड्रिंक तो कोका कोला की कंपनी है, लेकिन नीचे कप किस कंपनी का नज़र आ रहा है आपको? सबवे का। तो बना कोई रहा है। अच्छा, इस मशीन को सप्लाई करने वाला हो सकता है कोई और कंपनी हो, लेकिन उस कोका कोला के गिलास को बेचने वाली कंपनी जो है वो तो सबवे है। तो ये जो मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज होती हैं, तो सबवे बेसिकली कोका कोला के लिए मार्केटिंग इंटरमीडिएरी यानी मार्केटिंग मिडल मैन है। तो ये जो मार्केटिंग मिडल मैन होते हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब आपने माइक्रो इन्वायरमेंट एनालिसिस करना, तो इनको भी देखना कि वो कौन कौन से मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज हैं और वो कैसे आपकी कंपनी पे या आपकी एक्टिविटीज़ को अफेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी प्रोडक्ट की सर्विस ऐसी है, जिस तरह आप एक फ्रीलांसिंग कंपनी आपने बनाई हुई है, फ्रीलांस काम करते हैं, तो फिर मार्केटिंग इंटरमीडिएरी तो कोई नहीं हुआ। आप अपवर्क पे गए, आपने अपना काम किया और डायरेक्ट कस्टमर के साथ डील किया और डायरेक्ट कस्टमर से आपने पैसे ले लिए, तो उस केस में फिर मार्केटिंग मिडल मैन नहीं होता। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास वो है कंपेरेटर का। अब कंपेरेटर को एक लिहाज से आप कंट्रोल भी कर सकते हैं, एक लिहाज से आप कंट्रोल नहीं भी कर सकते। लेकिन ये पहले ज़रा पढ़ें, स्लाइड पे मैंने लिखा कि फर्म्स मस्ट गेन स्ट्रेटेजिक एडवांटेज बाय पोजीशनिंग देयर ऑफरिंग्स अगेंस्ट कंपेरेटर ऑफरिंग्स। ये काम आप कर सकते हैं कि जो आपका कंपटीशन है वो जो चीज़ ऑफ़र कर रहा है, अपनी ऑफरिंग को उसकी ऑफ़र की या तो बराबर करें या उससे बेहतर करें, ताकि आप एक एडवांटेज ले सकें। स्ट्रेटेजिक एडवांटेज बेसिकली स्ट्रेटेजिक लेवल का एडवांटेज होता है। आज समय टॉप मैनेजमेंट में मैंने कहा था कि स्ट्रेटेजिक लेवल की जो डिसीजन मेकिंग होती है वो टॉप मैनेजमेंट पे हो रही होती है। तो जब आप ऑफरिंग्स कर रहे होते हैं तो वो भी चूंकि टॉप मैनेजमेंट डिसाइड कर रही होती है बेस्ड ऑन द रिसर्च विच यू आर प्रोवाइडिंग एज ए मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो आप एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ले लेते हैं अपने कंपेरेटर के अगेंस्ट कि जिसका आपको फ़ायदा होता है आगे जाके मार्केट में। तो जब आप एनालिसिस कर रहे हैं माइक्रो एनवायरनमेंट का, तो कंपेरेटर को बड़ा क्लोजली आपने पढ़ना है। नंबर 1, आपने देखना है कंपेरेटर कौन कौन से हैं। नंबर 2, वो कंपेरेटर की स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस क्या है, वो क्या चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं और लोग उनकी चीज़ क्यों लेना पसंद करते हैं या क्यों लेते हैं। अगर आपकी चीज़ बेशक मार्केटिंग शेयर ज़्यादा है, लेकिन अगर कंपेरेटर की चीज़ भी बिक रही है तो वो क्यों बिक रही है और क्यों उसको लेना पसंद करते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसको आपने जहन में रख के चलना है। आखिर के अंदर हमारे पास पॉइंट है पब्लिक्स का। पब्लिक्स वो लोग या वो ग्रुप्स होते हैं कि जिनके अंदर ये कैपेबिलिटी, ये कैपेसिटी होती है कि वो आपकी डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर सके। अगर आप यहाँ देखें, मैंने मीडिया पब्लिक्स को हाईलाइट अभी किया, वो इस वजह से हाईलाइट किया कि मीडिया ग्रुप का भी एक अपना इन्फ्लुएंस होता है, मीडिया पब्लिक्स का भी एक अपना इन्फ्लुएंस होता है, और वो इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि वो आपकी डिसीजन मेकिंग पर भी इफ़ेक्ट कर सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन तो अपनी ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहती है, लेकिन ऐसे पब्लिक्स और ऐसे ग्रुप्स मौजूद हैं कि वो आपके डिसीजन मेकिंग के अंदर इफेक्ट करते हैं और आपको उनका एनालिसिस करना है। फाइनेंशियल पब्लिक्स में बैंक्स आ जाते हैं, क्रेडिट कंपनीज आ जाती हैं जिन्होंने आपको लोन देना है। गवर्नमेंट पब्लिक्स के अंदर ऐसी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन आ सकती हैं कि जिन्होंने आपके डिसीजन को अफेक्ट भी कर सकते हैं। टैक्स की फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूँ कि ऐसे टैक्सेस इम्पोज हो सकते हैं आपके ऊपर कि वो कल को जाके आपकी कंपनी के ऊपर इफेक्ट भी हो सकते हैं। अब कहने को तो ये चीज़ें कंट्रोलेबल नहीं है, लेकिन समवट अगेन कंपनी के पास ये पावर होती है कि वो अपनी चीज़ों को इस तरीके से, इनको भी अपना पार्टनर बनाए और अपनी डिसीजन मेकिंग को इस तरीके से लेके चले कि ये आपके पार्टनर्स भी हों और आपकी कंपनी के ऊपर डायरेक्टली बहुत ज़्यादा अफेक्ट ना कर रहे हों। उन ग्रुप्स को साथ लेके चलें, उनको अपने पार्टनर बना लें। जब आप उनको पार्टनर बना लेंगे ना, तो उनके ऑब्जेक्टिव और आपके ऑब्जेक्टिव सेम हो जाएंगे। तो आइए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अ कंपनीज फिलिंग द ब्लैंक कंसिस्ट ऑफ इट्स सप्लायर्स, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, कस्टमर्स, कंपेटिटर्स एंड पब्लिक्स।
तो इसके अंदर ज़रा सेलेक्ट करें कि कौन सा ऐसा इन्वायरमेंट है कि जिनके अंदर सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अभी हमने पढ़ा माइक्रो इन्वायरमेंट है, माइक्रो है, बिजनेस इन्वायरमेंट है, या मार्केटिंग इन्वायरमेंट है। मेरे नज़दीक इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है वो है माइक्रो इन्वायरमेंट। और क्यों है वो हम सारा पढ़ चुके हैं। इसके ऊपर देखिए ये सारी चीज़ें मिलकर माइक्रो इन्वायरमेंट बनाती हैं। अब बात करते हैं मैक्रो इन्वायरमेंट का। अब अगर आप एक चीज़ नोट करें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ सेंटर के अंदर मैंने मार्केटिंग नहीं लिखा हुआ, या सेंटर के अंदर मैंने कंपनी लिखा हुआ है। ये एक बड़ा इन्वायरमेंट है और ये कंपनी पे इफेक्ट हो रहा होता है, डायरेक्ट मार्केटिंग एक्टिविटीज़ पे इफेक्ट नहीं हो रहा होता। डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पॉलिटिकल और कल्चरल, ये वो फैक्टर्स या फैक्टर्स मैं कहूँगा, एक्टर्स तो नहीं कहूँगा, ये वो फैक्टर्स हैं कि जो अफेक्ट कर रहे होते हैं एक कंपनी को और उसके इन्वायरमेंट को। और ये चूँकि एक मैक्रो लेवल के इन्वायरमेंट होते हैं, इसी वजह से मैक्रो इन्वायरमेंट में इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट है। इसका एनालिसिस जब आप कर रहे होंगे तो आपने देखना है कि डेमोग्राफी जो है या डेमोग्राफी जो है वो इज़ एक्चुअली ए स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ साइज़ कितनी है, डेंसिटी, लोकेशन किस जगह पे है, एज, जेंडर मेल है फीमेल, रेस, ऑक्यूपेशन और अदर स्टैटिस्टिक्स। इसी तरीके से डेमोग्राफिक जो है वो इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इन्वॉल्व्स पीपल, और पीपल क्या करते हैं, दे मेकअप मार्केट्स। क्यों भाई डेमोग्राफी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, उसकी वजह ये है कि जब ये लोगों को इन्वॉल्व कर रही है, लोगों के बारे में स्टडी की जा रही है कि जिस मार्केट में ऑफकोर्स आप जा रहे हैं, तो भाई ज़ाहिर सी बात है कि लोग ही तो मार्केट बनाते हैं। और जब लोग मार्केट बनाते हैं और अगर आप उनके बारे में स्टडी नहीं कर रहे तो किस तरीके से आप अपनी प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर जगह पर सक्सेसफुल कर सकते हैं। अब एक कंपनी है वो एक जगह के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करती है, जब उस जगह पे प्रोडक्ट को लॉन्च करने लगी तो उन्होंने अपना मैक्रो इन्वायरमेंट एनालिसिस किया। वो एशियन डेवलपमेंट बैंक या वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट के ऊपर गई, उधर से स्टैटिस्टिकल डाटा लिया कि इस मुल्क में कितने यंग लोग हैं, कितने बूढ़े हैं, इस मुल्क में इंटरनेट की पेनिट्रेशन कितनी है, टेक्नोलॉजी जो है वो कितनी यूज़ की जाती है, एज ग्रुप्स क्या हैं, कितने मेल और कितने फ़ीमेल हैं। कुछ मुल्कों में मेल की ज़्यादा है, कुछ मुल्कों में फ़ीमेल की ज़्यादा है। इनके साथ साथ फिर ट्रेंड्स हैं जिनको वो देखते हैं। अब ये ट्रेंड्स फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर साइड पे जो मैंने लिखे हैं इनको ज़रा देखें। इनमें से जैसा ये एक ट्रेंड है चूजिंग टू मैरी लेटर। अब अगर आपको याद हो तो एक टाइम हुआ करता था कि कभी कभार उस टाइम के अंदर लोग 15-16 साल की उम्र में शादी कर लिया करते थे। और अब अगर हम देखें तो 28-29 की एज में भी शादी नहीं होती, कभी 30 की उम्र में कर रहे हैं, कभी 35 की उम्र में कर रहे हैं, कभी 40 की उम्र में कर रहे हैं। अब कहने को आप ब्लेम कर सकते हैं कि जी वो जी हमारे माँ बाप शादी नहीं करने देते, ठीक है, लेकिन एक्चुअल रियलिटी ये है कि कई फैक्टर्स ऐसे हैं कि जो चेंज हो गए हैं। उसके अंदर फाइनेंशियल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, उसके अंदर स्टडी के फैक्टर्स भी हो सकते हैं। अब आती है बात इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बड़ा सिंपल है, परचेजिंग पैटर्न इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं, परचेजिंग पावर को डिस्कस करते हैं। अगर आप ये पिक्चर देखें और स्लाइड देखें तो इसके अंदर मैंने एक गाड़ी की पिक्चर लगाई है जिसको हम टाटा या टाटा नैनो के नाम से जानते हैं। अब टाटा नैनो आई डोंट नो इफ़ इट इज़ स्टिल देयर इन द मार्केट और नॉट, लेकिन जब ये लॉन्च की गई थी इंडिया के अंदर तो ये गाड़ी दुनिया की सबसे सस्ती तरीन गाड़ी थी। लेकिन आपने इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए उस इनकम को देखते हुए ये मेक श्योर करना है कि आप कम्बिनेशन ऑफ क्वालिटी एंड सर्विस दे रहे हैं। ऐसा ना हो कि आपने एक प्रोडक्ट तो बना दिया ये देखते हुए कि जी ओ ये चूँकि गरीब मुल्क है, ज़्यादातर लोग वो हैं कि जिनके पास पैसे कम है, तो हम टाटा नैनो जैसी गाड़ी बना दें और चूँकि वो सस्ती है तो लोग ज़्यादा हैं तो लोग ख़रीदेंगे इसको, लेकिन उसकी क्वालिटी या सर्विस अच्छी नहीं है तो पीपल आर नॉट गोइंग टू बाय इट इवन दो इट इज़ गोइंग टू बी चीप। तो अपनी क्वालिटी और सर्विस को ऐसा रखें कि जो उस फेयर प्राइस के ऊपर मैच करती हो, और जब वो उस फेयर प्राइस के ऊपर मैच करेगी तो फिर लोग उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे भी, उसे पसंद भी करेंगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपने इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को पढ़ते हुए देखते हुए उस मार्केट को आपने प्रोडक्ट तो कर दी लॉन्च, लेकिन जब प्रोडक्ट लॉन्च कर दी तो वो प्रोडक्ट फेल हो गई। क्यों? क्योंकि क्वालिटी और सर्विस आपने उस प्राइस के अगेंस्ट जो होनी चाहिए थी वो आपने ऑफ़र नहीं की और वो प्रोडक्ट फेल हो गई। नेचुरल इन्वायरमेंट जिसका नाम सजेस्ट कर रहा है कि नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर वो तमाम नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल फैक्टर्स हैं कि जो आपकी कंपनी पे डायरेक्ट अफेक्ट कर सकते हैं। कुछ लॉज भी वैसे हो सकते हैं इसके अंदर, लेकिन आपने ये देखना है कि कहीं में ऐसी प्रोडक्ट तो नहीं बनाना जिसके अंदर रॉ मटेरियल ऐसा मौजूद है कि जो उस पर्टिकुलर जगह पे या तो मौजूद नहीं है उस कंट्री के अंदर, या अगर मौजूद है तो उसके अगेंस्ट लॉज ऐसे हैं कि मैं उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता। पोल्यूशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपकी कंपनी ऐसा काम कर रही है कि जिसके अंदर पोल्यूशन रिलेटेड चीज़ें हैं, क्या वो या पोल्यूशन अफेक्ट करती है आपके कंपनी को।
गवर्नमेंट इंटरवेंशन तो नहीं है, गवर्नमेंट की अपनी इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल स्ट्रेटजीज़ क्या हैं ये भी आपने देखना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर रॉ मटेरियल को मैं देखता हूँ और पोल्यूशन के फैक्टर को देखता हूँ स्पेशली एट द मोमेंट। तो अब बीजिंग हमारे सामने एग्जांपल है, लाहौर है, दिल्ली है, ये वो दुनिया के सिटीज़ हैं कि जो पोल्यूशन के अंदर दे आर क्वाइट। बीजिंग शायद अब उन सिटीज़ में से निकल गया है, लेकिन ये वो सिटीज़ हैं कि जिधर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो कहीं आप ऐसा बिजनेस तो नहीं करने जा रहे कि जिसके अंदर पोल्यूशन का फैक्टर बहुत बड़ा है और जब सर्दी का सीज़न आता है तो स्मॉग आती है, और स्मॉग आती है तो पूरी की पूरी कंपनी आपकी बैठ जाएगी। तो इस वजह से नेचुरल इन्वायरमेंट को भी आपने एनालाइज करना है। अच्छा, बहुत सारी मार्केटिंग आप देखेंगे एक्टिविटीज़ के अंदर नेचुरल इन्वायरमेंट इफेक्ट ही नहीं करता। आप कहते हैं नहीं जी डजंट मैटर, पोल्यूशन है नहीं है, मेरी तो एक्टिविटीज़ के ऊपर इफेक्ट करना ही नहीं है, तो इस वजह से मैं इसको स्टडी नहीं करूँगा। ऐसी बात नहीं है। जब आपने मार्केटिंग प्लान बनाना है आपने फिर भी इसको स्टडी करना है। आप उसमें लिख सकते हैं कि इट डज़ नॉट अफेक्ट माई कंपनी दैट मच। अच्छा, अब ये स्लाइड ऊपर मैं मिस कर गया हूँ, आगे आपको नज़र आ जाएगी। ये टेक्नोलॉजिकल मैक्रो इन्वायरमेंट है। इसके अंदर जो अच्छा मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैक्रो इन्वायरमेंट है आजकल के दौर में। क्यों? इसका सेकंड पॉइंट पढ़ें। इट हेल्प्स यू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। जब टेक्नोलॉजी होगी और एक कंट्री के अंदर टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है तो देन देर इज़ नो लिमिट। यू कैन ऑफर एनीथिंग टू एनीवन सिटिंग एनीवेयर इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। और जब टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग है तो आपकी कंपनी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो जब आप टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट के लिए किसी भी कंट्री का, तो आपने देखना है कि उस मुल्क के अंदर करंट टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स क्या मौजूद हैं और टेक्नोलॉजी क्या मौजूद है। बाय द वे ये सारी चीज़ें आपको स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट से बड़े आराम से मिल जाएंगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक से मैंने एग्जांपल दी है, जिस भी मुल्क के अंदर है उस मुल्क का अपना स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट है। पाकिस्तान का तो पाकिस्तान स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया का तो इंडिया की स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है। तो उनकी रिपोर्ट्स मौजूद होती हैं, उसमें देखें कितने लोग इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं, कितनी पेनिट्रेशन है इंटरनेट की, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कहाँ कहाँ यूज़ नहीं होता, ताकि जब आप अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को ऑफ़र करें तो आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद हो। प्रोडक्ट और सर्विसेज फेल ही इस वजह से आजकल हो रही हैं कि हम ये देखते ही नहीं हैं। हम एक प्रोडक्ट ऑफ़र कर देते हैं कि जो होती गाँव के लिए है और बाद में पता लगता है कि गाँव के अंदर तो इंटरनेट मौजूद ही नहीं था, और जब गाँव में इंटरनेट ही मौजूद नहीं तो बिकता नहीं है। अब आते हैं जी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। जो लास्ट इन्वायरमेंट है इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और स्पेशली उन मुल्कों के अंदर जिधर पॉलिटिक्स अभी भी अपना होल्ड बहुत स्ट्रॉन्ग लेके चलती है। आप अमेरिका के अंदर देखें या यूरोपियन कंट्रीज़ में देखें तो पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा रोल नहीं आता अपार्ट फ्रॉम सेटिंग अप लॉस। लेकिन अगर आप साउथ एशियन कंट्रीज़ में देखें, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, तो पॉलिटिक्स हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्वायरमेंट। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को भी आपने स्टडी करना है। कल्चरल इन्वायरमेंट है अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट। चाइना के अंदर लाल कलर क्यों पसंद किया जाता है? क्या आपने सर्च किया? मैंने आपको कहा था सर्च करें इसके अंदर। पाकिस्तान के अंदर ग्रीन कलर की क्या अहमियत है, या मुस्लिम कंट्रीज़ में ग्रीन कलर की क्या अहमियत है? कल्चर इन्वायरमेंट कंसिस्ट करता है उन फोर्सेस के ऊपर जो एक सोसाइटी की बेसिक वैल्यूज़ को भी इफेक्ट करते हैं, परसेप्शंस को भी इफेक्ट करते हैं, बिहेवियर्स को भी इफेक्ट करते हैं। एक कल्चर बताता है कि मैंने नीचे बैठ के खाना खाना है या मैंने खड़े होकर खाना खाना है। एक कल्चर ही बता रहा होता है कि हमने चम्मच से खाना खाना है या हमने हाथों से खाना खाना है। ठीक है, अगर आप देखें कुछ मुल्कों के अंदर हाथों से खाना खाया जाता है। अब खैर खाता तो हर बंदा हाथ से ही है। आई मीन फोर्क या नाइफ़ या स्पून वो यूज़ नहीं करते खाना खाने के लिए, वो अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसको भी पढ़ने की ज़रूरत है। तो जिस जगह पे आप अपनी कंपनी को लॉन्च करने लगे हैं, प्रोडक्ट को लॉन्च करने लगे हैं, उनका कल्चरल इन्वायरमेंट पढ़ें। कभी कभार कल्चरल इन्वायरमेंट चेंज हो चुका होता है, पुराना कल्चरल इन्वायरमेंट कुछ और होता है, लेकिन नया कल्चरल इन्वायरमेंट जो है वो चेंज हो चुका होता है, वो वेस्टर्नाइज जिसको हम कहते हैं वो हो चुका है। तो इसलिए फिर आपकी कंपनी को इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं हो रहा होता। तो लेकिन आपने कल्चरल इन्वायरमेंट पढ़ना है और ये देखना है कि क्या हम अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करके कल्चर को तो नहीं इफेक्ट कर रहे हैं। अब एक आप ये वर्ड सुनेंगे एंड के अंदर, मैं लेक्चर ख़त्म करने से पहले आपको बता रहा हूँ, इसको हम कहते हैं पेस्ट एनालिसिस, PEST। इट इज़ मेड अप ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और टेक्नोलॉजिकल। ये होता है पेस्ट एनालिसिस। तो अगर कोई ये टर्म यूज़ करता है कि यार तुम प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग पढ़ चुके हो तो उसमें ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर पढ़ें या पेस्ट एनालिसिस करना आता है, तो आपने घबराना नहीं है कि ओए होए हमें तो पढ़ाया नहीं पेस्ट एनालिसिस क्या होता है। इट इज़ एग्जैक्टली द सेम थिंग जो हमने अभी पढ़ी है। ये सारे वही फैक्टर हैं। कुछ इसको पेस्ट एनालिसिस कहते हैं, कंपनीज में ज़्यादातर जो लोग काम करते हैं उसको पेस्ट एनालिसिस कहते हैं। इसके आगे एल भी लगा देते हैं, पेस्टल कह देते हैं, जिसको मेरे अंदर लीगल आ जाता है, बट इट इज़ द सेम थिंग। अब लास्ट के अंदर हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू ए मार्केटिंग इन्वायरमेंट, तीन तरीके हैं इसके अंदर। एक अनकंट्रोलेबल है,
जिसमें यू रिएक्ट एंड अडेप्ट टू फोर्सेस, आप अडेप्ट कर लेते हो उन फोर्सेस को। एक जो है वो प्रोएक्टिव है। अच्छा, आई पर्सनली लाइक अनकंट्रोलेबल अलॉट, क्योंकि उसमें आप अडेप्शन कर रहे हो उन इन्वायरमेंट की, लड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप उनको अडेप्ट कर लें जितना कर सकते हैं। फिर प्रोएक्टिव है कि आप एक्शन लेते हैं उन फोर्सेस को अफेक्ट करने के लिए उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में। ये भी ठीक है टू समवट। रिएक्टिव में अगर आप देखें तो यू वॉच एंड यू रिएक्ट टू फोर्सेस इन द इन्वायरमेंट। ये प्रोएक्टिव और रिएक्टिव समवट सिमिलर हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अनकंट्रोलेबल के अंदर आप रिएक्ट तो कर रहे हैं लेकिन आप अडेप्ट भी कर रहे हैं साथ उन फोर्सेस के अंदर। तो एक अच्छा मार्केटर वही होता है कि वो देखे कि यार अगर इस मुल्क के अंदर ऐसे लॉज मौजूद हैं तो कहीं मैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव तो नहीं हो रहा उन लॉज के अगेंस्ट, उनको मैं कैसे अडेप्ट कर सकता हूँ और कैसे अपनी कंपनी के लिए वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकता हूँ कि वो सारे के सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको पार्टनर्स लेके चले, सप्लायर्स भी, मार्केटिंग मिडिल मैन भी, उन सबको पार्टनर्स लेके चले। एंड के अंदर आपके लिए अगेन एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द मेजर फोर्सेज अफेक्टिंग ए कंपनीज मैक्रो एनवायरनमेंट। ये पता होना चाहिए आपको। क्या ये मार्केटिंग मिक्स, पोजीशनिंग और प्राइस है? क्या ये कल्चरल, पॉलिटिकल, लीगल और इकोनॉमिक है? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, गोल सेटिंग और कल्चरल है? या बेबी बूमर्स, मिनिमम वेज रेट्स और प्रोडक्ट और सर्विस है? क्या आंसर है? मेरे नज़दीक इट्स द सेकंड वन, कल्चरल, पॉलिटिकल, लीगल एंड इकोनॉमिक इज़ द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, ए कंपनीज मैक्रो एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। क्या लगता है आपको? डेमोग्राफिक फोर्सेस मौजूद होती हैं एक कंपनी के मैक्रो एनवायरनमेंट में? बिल्कुल होती हैं। कंपैरेटिव फोर्सेस ऐसी हैं जो मौजूद नहीं होती। तो आइए अब ज़रा चैप्टर नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। चैप्टर नंबर 4 जो है वो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में है, जिसके थ्रू आप कस्टमर इनसाइट्स की गेनिंग करते हैं और कस्टमर इनसाइट्स के बारे में आपको उसका पता लगता है। अब मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन क्या चीज़ है, कस्टमर इनसाइट्स क्या हैं, ये फैंसी वर्ड्स हैं, लेकिन इन रियलिटी अगर मैं इसको इन शॉर्ट एक्सप्लेन करूँ तो दिस चैप्टर इज़ अबाउट मार्केटिंग रिसर्च, और उसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब मार्केटिंग रिसर्च इज़ एक्चुअली की प्री रेक्विजिट टू सक्सेसफुल डिसीजन मेकिंग। अब प्री रेक्विजिट का क्या मतलब होता है? अपनी कोई भी अगर आप आउटलाइन उठा के देखें, कोर्स आउटलाइन किसी भी कोर्स की, तो उसके अंदर एक सेक्शन होता है पहले पेज के ऊपर, जिसके अंदर लिखा होता है कि इस कोर्स का प्री रेक्विजिट ये वाला कोर्स है। तो मुझे बताएं कि प्री रेक्विजिट का फिर मतलब क्या हुआ? प्री रेक्विजिट का मतलब ये है कि जब भी आप कोई काम करने जाते हैं तो उससे पहले कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसको करना ज़रूरी होता है। घर की दीवार खड़ी करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है जो आपको करनी पड़ती है? ऑफ कोर्स उसकी बुनियादें खोदनी पड़ती हैं। अगर आप बुनियादें नहीं खोदेंगे तो आपके घर की दीवार खड़ी नहीं कर सकते। सेकंड फ्लोर घर का बनाना है तो क्या काम करना पड़ता है? आपको नक्शे के मुताबिक घर बनाना पड़ता है और फिर दीवार के ऊपर दीवार खड़ी होती है। आप ये नहीं कर सकते कि आप डायरेक्टली सेकंड फ्लोर बना लें और कहें जी फर्स्ट फ्लोर में बाद में बनाऊंगा। तो इसी वजह से कुछ चीज़ें हैं कि जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी प्री रेक्विजिट होती हैं। इसी तरीके से बिज़नेस इन्वायरमेंट के अंदर भी जब आप डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं एज ए मार्केटिंग मैनेजर, तो वहाँ भी आपको वो चीज़ें करनी पड़ती हैं एक डिसीजन को लेने के लिए, कि जो इम्पोर्टेंट है उस डिसीजन के इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट होने के अंदर। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपनी जो न्यू कपड़ों की लाइन है, न्यू जो मेरा लॉन्च है, फॉर एग्ज़ाम्पल समर लॉन्च है, वो मैंने लोगों को दिखानी है थ्रू बिलबोर्ड। और बिलबोर्ड जो है वो एक बिज़ी एरिया में मैं लगाऊंगा और उसके ऊपर 10 लाख रुपए खर्चा आएगा महीने का, फॉर एग्जांपल अगेन। तो उसके अंदर मॉडल में कौन सी यूज़ करूँ? उसका जो कलर है वो ब्लू होगा कपड़ों का, ब्राइट ब्लू, ब्राइट येलो और ब्राइट ऑरेंज। ये 3 कलर के मैं कपड़े यूज़ करना चाहता हूँ और 3 मॉडल्स में यूज़ करना चाहता हूँ। तो टेल मी कि कौन सी मॉडल जो है वो मैं यूज़ करूँगा और वो मैं क्यों यूज़ करूँगा। अब ये एक डिसीजन मेकिंग है जो एक मार्केटियर बड़ा रेगुलरली, जो मार्केटिंग मैनेजर्स हैं, इस डिसीजन मेकिंग से गुजरते हैं। तो अगर आप एक मार्केटिंग मैनेजर एक कंपनी के, एक फैशन ब्रांड के, तो ये डिसीजन एक तो तरीका ये है कि जो बड़ा आसान तरीका है, और हमारे जो शहज़ादे और शहज़ादियाँ हैं जिनको काम करने का शौक़ नहीं है और मार्केटिंग मैनेजर लग गए हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो ये करेंगे कि अपने ऑफिस में बैठ के सुबह 4 बजे 5 बजे कहेंगे कि यार ये मेरी दोस्त है, ये फ़लानी मॉडल जो है वो आजकल बड़ी पॉपुलर है और इस मॉडल को चलो वैसे ही ले लेते क्योंकि ये सस्ती है। उसका दूसरा तरीका ये है कि आप प्रॉपर्ली प्लान तरीके से पहले मार्केटिंग रिसर्च करें, ताकि मार्केटिंग रिसर्च करके आपको पता लगे कि इस टाइम कौन सी मॉडल्स डिमांड में है, वो क्यों डिमांड में है,
और ये जो पर्टिकुलर कलर्स हम लॉन्च करने जा रहे हैं उस बिल बोर्ड के ऊपर, क्या वो कलर्स भी ठीक हैं या नहीं? ये तो भी आपने डिसीजन मेकिंग की ना, कि मैं नीला और ब्लू, ग्रीन या ऑरेंज, जो भी 3 कलर्स मैंने अभी बताए थे, वो कलर्स मैं पोर्ट्रे करूँगा उस बिल बोर्ड पे। लेकिन हो सकता है कि मार्केटिंग रिसर्च आपको ये बताए कि 3 कलर्स तो इस टाइम डिमांड में नहीं है, ये मॉडल तो डिमांड में नहीं है। मैं एंजेलिना जूली को मॉडल लेना चाहता हूँ उस पर्टिकुलर ऐड के अंदर, या उस बिलबोर्ड की ऐड के अंदर, तो एंजेलिना जूली हो सकता है लोग उसे पसंद ही नहीं करते, अब लोग उसे भूल चुके हैं। एक टाइम था एंजेलिना जूली वॉज एट द टॉप। इसी तरीके से ये चीज़ें वक्त के साथ साथ चेंज होती हैं, क्योंकि ट्रेंड मार्केट में चेंज हो रहे होते हैं। और मार्केटिंग रिसर्च ही हमारे पास वाहिद टूल है कि जो आपको बताता है, आपको सिखाता है कि अब आपने क्या डिसीजन मेक करना है, और उससे पहले क्या डाटा आपको चाहिए, वो मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू आ रहा होता है। अब जब मैनेजर, जैसा मैंने अभी कहा, कि वो अटेम्प्ट करते हैं स्ट्रेटजीज़ बनाने के लिए, तो मार्केटिंग रिसर्च उनको असिस्ट कर रही होती है। अब इसमें आपके पास चॉइस है मैनेजर्स के पास, जिस तरह वो शहज़ादे शहज़ादियों का मैंने भी ज़िक्र किया कि वो सुबह बैठ के मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना रहे हैं अपने ऑफिस में, और फिर वो सबको कह देते हैं कि भाईजान ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, इसको फॉलो करो। दूसरा तरीका मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू है। तो अगर आप मार्केटिंग रिसर्च प्रॉपर करेंगे तो वो आपको असिस्ट करेगी आपकी स्ट्रेटजीज़ बनाने में। उसमें आपका अगर फेलियर भी होता है तो उसके चांसेस कम हैं, और फेलियर के साथ आप लर्न कर रहे होंगे, रादर देन कि वो एक ब्लैंक फेलियर है और आपको पता ही नहीं लगा कि हम फेल क्यों हुए। तो इस वजह से मार्केटिंग रिसर्च इज़ बेसिकली प्रोवाइडिंग यू एन असिस्टेंस रोल रादर देन दी फाइनल रिजल्ट। तो आपने एक डिसीजन लेना है, स्ट्रेटजी बनानी है, उस स्ट्रेटजी को बनाने के लिए मार्केटिंग रिसर्च अपना रोल प्ले कर रही होती है। अब 2 रूल्स हैं कि जो आपने मस्ट फॉलो करने हैं मार्केटिंग रिसर्च को डिफाइन करने के लिए, मार्केटिंग रिसर्च को समझने के लिए। सबसे पहला है, नो व्हाट द इंफॉर्मेशन इज़ फॉर। क्या मतलब है इसका? ज़रा इसको दोबारा पढ़ें, स्टेटमेंट को स्लोली पढ़ें और समझें कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने जा रहे हैं भाई, वो है किसके लिए? क्या वो किसी मार्केटिंग मैनेजर के लिए है? क्या वो किसी सीईओ के लिए है? क्या वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए है? वो बेसिकली किसके लिए है वो इन्फॉर्मेशन जो आप कलेक्ट कर रहे हैं? अगर आपको यही नहीं पता होगा तो फिर आप बस जाएंगे मार्केटिंग रिसर्च पे, पैसा खर्च कर देंगे, टाइम अपना पूरा करेंगे, और आके आप एक रिपोर्ट बना के दे देंगे जिसको ना कोई पढ़ेगा, और वो उठा के उसको फिर फेंक देगा इवेंचुअली, जो ज़्यादातर रिसर्च प्रोजेक्ट्स के साथ होता है, विच इज़ वेरी सैड। द सेकेंड वन इज़ कि आस्क द राइट क्वेश्चंस द राइट वे। जब आपको ये तो पता लग गया कि अब इन्फॉर्मेशन किसके लिए कलेक्ट कर रहा हूँ, मेरी मार्केटिंग मैनेजर है, उसने मुझे इन चीज़ों के ऊपर कहा है कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लेके आओ। द सेकंड थिंग इज़ कि जो क्वेश्चंस आपने पूछने हैं वो सही हों, और वो सही तरीके से पूछे गए हों। ऐसा ना हो कि आप उनसे वेग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको कहा गया 10 क्वेश्चन पूछें, तो उनमें से आपने 3 क्वेश्चन ये पूछ लिए हैं कि जी आप मेल हैं फीमेल है। भाई आपको नज़र नहीं आ रहा कि वो मेल है फीमेल है? आपने उनका एज ग्रुप पूछ लिया, आपने उनकी लोकेशन पूछ ली और कह दी कि जी हमारे 3 क्वेश्चन तो यहाँ पूरे हो गए। तो इस वजह से राइट क्वेश्चंस पूछें जिनके मीनिंग्स होते हैं, और सही तरीके से अगर आप पूछेंगे तो उनका फ़ायदा भी होगा। अब मार्केटिंग रिसर्च इटसेल्फ, ज़ाहिर सी बात है, उसकी एक वैल्यू जो है वो बहुत कम है, क्योंकि वो तो एक रिसर्च रिपोर्ट है। और अगर वो आप दो जो पहले पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो उसकी वैल्यू और भी ज़्यादा कम हो जाएगी। जो रियल वैल्यू मार्केटिंग रिसर्च से निकलती है वो निकलती है कस्टमर इनसाइट में। अब ये फैंसी वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, कस्टमर इनसाइट्स विच आर गेन्ड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड, जो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, एंड हाउ डिसीजंस आर मेड बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन। अब कस्टमर इंसाइट्स जो है वो बेसिकली कस्टमर के बारे में, जिससे आपने डाटा कलेक्ट किया है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और बता रहा है कि ये जो कस्टमर है ये इतने बजे उठता है, इतने बजे सोता है, ये चीज़ खाता है, वीकेंड के ऊपर यहाँ से ऑर्डर करता है, रादर देन वो पिक करने के लिए ऑर्डर को वो फूड पांडा के थ्रू ऑर्डर करता है, रादर देन फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा है, वो ऑर्डर करेगा डिलीवरी, उसने चिकन कढ़ाई खानी है, चिकन टिक्का खाना है, तो वो जाके पिकअप करेगा। तो ये सारी चीज़ें कस्टमर इनसाइट्स हैं। जो रिसर्च है वो तो एक डाटा है जो आपको प्रोवाइड हो रहा है कस्टमर से सर्वे का फॉर्म लेके, लेकिन जब आप उसको एनालाइज करते हैं तो उसमें से इनसाइट्स निकलती हैं। तो जो मैनेजर है ना आपका, उसको इनसाइट्स चाहिए, उसको डाटा नहीं चाहिए। तो जब आप उसको इनसाइट्स प्रोवाइड करेंगे, उसको कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, दैट इज़ वेयर द रियल वैल्यू इज़। अब इस स्लाइड के ऊपर हम देखते हैं कि कस्टमर इनसाइट के बारे में कॉटलर क्या कहता है। कॉटलर ये कहता है कि कस्टमर इनसाइट इज एक्चुअली द करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर नीड्स वाया मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन। एग्जैक्टली वही बात कि जो करंट
कस्टमर की नीड्स हैं, जो ट्रेंड्स हैं, जो करंट मार्केट में चीज़ें चल रही हैं, वो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू या मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू आपको प्रोवाइड हो रही होती हैं और मार्केटिंग मैनेजर को दी जा रही होती हैं। जिसकी बेस पे मार्केटिंग मैनेजर क्या करता है? बताएं ज़रा मुझे। जिसकी बेस के ऊपर मार्केटिंग मैनेजर डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है, और जब डिसीजन मेकिंग होती है तो ऑफ कोर्स स्ट्रेटजी उससे पहले बननी होती है, उसके बेस पे डिसीजन मेकिंग हो रही होती है। अब देयर इज़ अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन विच इज़ 100% ट्रू, बट मार्केटियर्स या मार्केटिंग मैनेजर्स, they need better information. They don't want a lot of information, they need better information and how to make better use of that information. uh, मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्रोजेक्ट कि जिसमें 400 लोगों से डाटा कलेक्ट करें आप, और वो मैं उठाऊँ, वो मेरी टेबल पे आए, उसमें आपने SPSS यूज़ किया हो, और मैं उसको जैसे ही मैंने खोल के देखा है अंग्रेज़ी में या सॉरी इसमें मैथमेटिक्स में, तो मैं सारी ज़िंदगी कमज़ोर रहा हूँ, और जैसे ही मैंने नंबर्स देखे तो मुझे अजीब सा लगा। मैं मार्केटिंग मैनेजर हूँ, तो मैंने उठा के जो रिपोर्ट है वो साइड पे रख दी, या उसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया, उसको रबिश बिन में फेंक दिया। मुझे ऐसी रिपोर्ट ला के दें कि उसको अगर एक बंदर भी पढ़े या बच्चा भी पढ़े तो उसको वो समझ आए। Which means I don't want a lot of information. I need that better information which is important for my decision making, और जिसकी बेसिस के ऊपर मैं उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए ऐसे डिसीजंस ले सकूं कि जो मेरे लिए भी फ़ायदेमंद हो, कंपनी के लिए भी फ़ायदेमंद हो। अब आपने मुझे बेटर इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड कर दी, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को मैं यूज़ कैसे करूं वो भी आपने मुझे बताना है। आपने वर्ड की फॉर्म में फॉर एग्जांपल मुझे एक्सप्लेन कर दिया, समरी दे दी एक पर्टिकुलर इंटरव्यू की। नहीं, आई डोंट वांट दैट। आई वांट कि उसको आप किसी तरीके से विजुलाइज करें, और विजुलाइज करके मुझे बताएं कि उस इंटरव्यू में कौन से ट्रेंड उस पर्टिकुलर बंदे ने बताए आपको, ताकि जब मैं उन ट्रेंड्स को देखूं, जब भी मुझे वो रिपोर्ट चाहिए तो फटाफट मैं वो वाली स्लाइड खोलूं या वो वाला पेज खोलूं, मैं देखूं ये वाले ट्रेंड्स हैं, और उसको फिर मैं यूज़ कर सकूँ अपनी डिसीजन मेकिंग के अंदर। अब यहाँ मैं एग्जांपल जो दे रहा हूँ वो मेट्रो या वॉलमार्ट की दे रहा हूँ। वॉलमार्ट, जिन लोगों को नहीं पता, इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट रिटेलर इन नॉर्थ अमेरिका। हम मेट्रो को जानते हैं, इसी तरीके से हाइपर स्टार है, और डिफरेंट बड़े सुपर मार्केट्स हैं, सुपर मार्ट्स हैं। तो वो अगर कभी सोचा आपने कि वो सारा दिन थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स, थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स का डाटा स्टोर कर रहे होते हैं किसी एक जगह के ऊपर, क्यों कर रहे होते हैं? कभी सोचा आपने इसके ऊपर? इन कंपनीज को इन लाखों कस्टमर्स के डाटे को स्टोर करने का क्या फ़ायदा हो रहा है? पैसे भी लग रहे हैं, डेटाबेसेस भी बनानी पड़ रही हैं, आईटी के लोग भी रखने पड़ रहे हैं, बड़े बड़े एसी लगाने पड़ रहे हैं उन सर्वर रूम्स के अंदर, लेकिन वो इन डाटास का करते क्या हैं? इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। तब तक आप ज़रा सोचें और फिर मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में या क्लास के अंदर कि वो इन डाटा का क्या करते होंगे। अब कस्टमर इनसाइट्स जो है, दे आर फ्रेश एंड डीप इनसाइट्स इनटू कस्टमर नीड्स एंड वांट्स, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया। यस, दे आर डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन। आप कस्टमर से ये तो पूछ सकते हैं कि आपकी एज क्या है, शायद वो आपको ईजिली मिल जाए, लेकिन जो ट्रेंड्स हैं उस पर थोड़ा टाइम लगता है। इसीलिए जो स्टैंडर्ड सर्वे फॉर्म होता है, वो एट टाइम्स काम नहीं कर रहा होता, तो आपको डीप इंसाइटफुल इंटरव्यूज़ करने पड़ते हैं उस कस्टमर की इंसाइट को जानने के लिए। वर्ड को ज़रा गौर से आपने सोचना है, इंसाइट की हम बात करें। इट्स नॉट ऑब्वियस, सर्टनली ट्रेंड्स कभी भी ऑब्वियस नहीं होते, और कस्टमर इज़ अनश्योर ऑफ देयर बिहेवियर। मैं आईफोन 11 प्रो मैक्स क्यों लेता हूँ? आंसर क्या आया? फीचर्स बहुत अच्छे हैं। यार मुझे बताओ कि आईफोन 11 प्रो मैक्स और हुआवे का जो एंट्री लेवल का फ़ोन है, यस उसकी जो डिवाइस के अंदर इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, प्रोसेसर लगा हुआ, रैम लगी हुई, उसमें फ़र्क हो सकता है, लेकिन कौन से ऐसे फीचर्स हैं भाईजान 11 प्रो मैक्स में जिसके ऊपर आपने 2 लाख रुपए खर्च कर दिया है? कैमरा तो दोनों में, कोई भी ऐसी ऐप जो आप यूज़ करना चाहते हैं वो भी दोनों में इजीली अवेलेबल है। तो व्हाट आर दोज फीचर्स? इसी वजह से कस्टमर अनश्योर होता है अपने बिहेवियर के बारे में। अब वो 11 प्रो मैक्स हो सकता है मल्टीपल रीज़न की वजह से ले रहा हूँ। मैं 11 प्रो मैक्स इस वजह से ले रहा हूँ क्योंकि मेरा जो काम है वो पावर पॉइंट स्लाइड्स के ऊपर लिखना है। मेरा काम बड़ा रेगुलर इंटरनेट के ऊपर है, डिजिटल मार्केटिंग का। तो मुझे आप ज़रा हायर प्रोसेसर, हायर स्पीड चाहिए। मैं कैमरा हाई क्वालिटी का चाहता हूँ क्योंकि मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग करनी होती है। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके लिए मैं आईफोन यूज़ कर रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अर्ली एज ग्रुप के अंदर आते हैं कि वो आईफोन इस वजह से यूज़ करें या एक्सपेंसिव फ़ोन इसलिए यूज़ करें बिकॉज ऑफ दिस सर्टन बिहेवियर, सोशल स्टेटस भी उसके अंदर आता है। और बड़े बिहेवियर डिफरेंट आ सकते हैं जो ऑब्वियस नहीं है। तो जब आप उनसे इंटरव्यू कर रहे होते हैं डेप्थ के अंदर जाके, तो वो अपने बिहेवियर्स के बारे में आपको बता रहे होते हैं, और उन बिहेवियर्स का जब आपको पता लगता है तो उसकी बेस पे आप डिसीजन मेकिंग करते हैं।
These customer insights are not derived from more information, जैसे पहले भी बता चुका हूँ, but better information and more effective use of existing information. तो existing information को better use करें और ज़्यादा information की बजाय better information लें. अब एक concept इस particular chapter में use हुआ है जिसका नाम है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS. ये जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तो आप देखेंगे कि उसके अंदर इस टर्म को यूज़ किया जाता है. इट्स एक्चुअली इट्स अ सिस्टम बेसिकली, IT सिस्टम की तरह का होता है, या इवन IT सिस्टम ही है. इट कंसिस्ट ऑफ पीपल एंड प्रोसीजर्स फॉर असेसिंग द इंफॉर्मेशन नीड्स, developing needed information and helping decision maker use information for customer. इसको अगर मैं बिल्कुल इजीली एक्सप्लेन करूं, बल्कि यहाँ मैंने इसको पहले हम पढ़ लें, फिर मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, उस पर ज़रा आसान करना, एक्सप्लेन करना ज़्यादा आसान हो जाएगा. अब MIS प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द कंपनी. कंपनी में किसको प्रोवाइड करी होती है, ज़रा सोचें. एक सिस्टम है, चलो मैं आसान लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करता हूँ. एक कंप्यूटर IT सिस्टम है जो कंपनी के अंदर तमाम लोगों के पास उसका एक्सेस है. It is providing information to companies, marketing and other managers. पहले तो क्वेश्चन मेरा आपके लिए ये है, इसको मैं यहाँ डिवाइड कर देता हूँ. पहले क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि वो क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है और क्यों दे रही है. नंबर 1, ज़रा सोचें इसके ऊपर. वो सिस्टम क्यों इन्फॉर्मेशन दे रहा है और क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है. एंड एक्सटर्नल पार्टनर्स. ये एक्सटर्नल पार्टनर्स कौन होंगे? ये सप्लायर्स भी हो सकते हैं. टोयोटा की गाड़ी है, टोयोटा बेच रही है, लेकिन टोयोटा के पार्ट्स कौन बना रहा है? टोयोटा खुद तो नहीं बना रहा. वो तो हो सकता है, या सुजुकी का जो शीशा है साइड वाला मेहरान का, वो कौन बना रहा है? वो कोई सप्लायर ही होगा ना जो बना रहा है. तो वो पर्टिकुलर MIS जो बड़ी कंपनी है वो अपने सप्लायर के साथ भी शेयर करती हैं, रीसेलर्स के साथ भी शेयर करती हैं, और मार्केटिंग सर्विसेज एजेंसीज़ के साथ भी शेयर करती हैं. ये ज़्यादातर बड़ी कंपनीज़ में होता है. अब मेट्रो की मैंने पहले एग्जांपल दी. मेट्रो में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे दे मोस्ट प्रॉबेबली हैव MIS सिस्टम जो कंपनी के एक्सटर्नल पार्टनर के साथ भी शेयर होता है. सप्लायर्स को ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन मिल जाती है कि यार हमारे पास ये पर्टिकुलर चीज़ ख़त्म हो रही है, इसको सप्लाई करो. जो रीसेलर्स आपके प्रोडक्ट को बेच रहे हैं उनके पास भी वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है. और मार्केटिंग सर्विस एजेंसी जो आपकी प्रोडक्ट के बारे में प्रमोशन कर रही हैं, आपकी कंपनी की प्रमोशन कर रही हैं, उनको भी MIS जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है. अब इस डायग्राम को देखें, ये पूरे के पूरे सिस्टम को बड़े ईजिली एक्सप्लेन करता है. आप ये मार्केटिंग मैनेजर्स हो गए. आसान सी डायग्राम है, आप इकट्ठे देखेंगे तो मुश्किल लगेगी आपको. टॉप पे देखें मार्केटिंग मैनेजर्स या अदर इन्फॉर्मेशन यूजर्स. फाइनेंस मैनेजर भी हो सकता है, सप्लाई चेन मैनेजर भी हो सकता है, उसके अंदर CEO भी हो सकता है, CMO भी हो सकता है. सो एनीवन. ठीक है, डेटा आया, डेटा उसमें आपने स्टोर कर दिया. तो टॉप के ऊपर आगे मार्केटिंग मैनेजर, ये कंपनी के अंदर के लोग हैं. ठीक है. और सबसे नीचे अगर आप देखें तो ये कंपनी के बाहर के लोग हैं, जिसके अंदर मार्केटिंग एनवायरनमेंट की वो बात कर रहा है. टारगेट मार्केट भी आती है, चैनल भी आते हैं, कंपेटिटर्स भी आते हैं, पब्लिक्स भी आते हैं, मैक्रो एनवायरनमेंट फोर्सेस आते हैं. इन लोगों से डाटा शेयर हो रहा है और इन लोगों से डाटा लिया जा रहा है. समझ रहे हैं बात? इन लोगों से शेयर हो रहा है डाटा और इन लोगों से डाटा लिया जा रहा है. मैं शायद इस पर्टिकुलर एरो से एग्री नहीं करता कॉटलर के, क्योंकि मेरे नज़दीक ये एरो वन वे होना चाहिए, क्योंकि डाटा यहाँ से इधर ट्रैवल कर रहा है. अब दरमियान के अंदर ये जो चीज़ है, ये है वो IT सिस्टम की जो कंपनी ने डेवलप किया है, कि जिसके अंदर डाटा स्टोर हो रहा है. लेफ़्ट साइड से शुरू होगा. असेसिंग इन्फॉर्मेशन नीड्स. मैनेजर बताएंगे हमें ये वाली इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें बताएं कि इस टाइम मार्केट के अंदर खाने पीने का क्या ट्रेंड चल रहा है, किस एज ग्रुप के लोगों के पास पैसा है, कौन सा एज ग्रुप पैसे स्पेंड कर रहा है, फलाना ये वो तमाम चीज़ें हमें बताएं. ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन नीड इस जगह के ऊपर असेस हो रही होती है. जब इन्फॉर्मेशन नीड असेस हो जाती है तो फिर IT वालों को बुलाया जाता है. उनको कहता है भाईजान MIS बनाओ और एक ऐसा सिस्टम बनाओ, कंप्यूटर सिस्टम, कि जिसमें इंटरनल डेटाबेसेस हो, उधर इन्फॉर्मेशन स्टोर की जा सके, मार्केटिंग इंटेलिजेंस का सिस्टम हो और मार्केटिंग रिसर्च की इन्फॉर्मेशन स्टोर की जा सके. ठीक है, ये तीनों चीज़ें मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा, तो इसको अभी ज़रा सिर्फ ओवरव्यू के तौर पर सीखें. तो यहाँ वो तमाम इन्फॉर्मेशन डेवलप की जा रही होती है कि जिसके बारे में मार्केटिंग मैनेजर्स ने कहा है कि ये इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए. तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन आई, इधर असेसमेंट हुई, और वो इन्फॉर्मेशन फिर इस पर्टिकुलर तरीके से इन तीन रास्तों से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली गई. अब जब ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो गई तो उसको एनालाइज किया जाता है और फिर यूज़ इन्फॉर्मेशन होती है मार्केटिंग मैनेजर से. तो मार्केटिंग मैनेजर ने पहले इन्फॉर्मेशन को बताया, उसके बाद फिर उसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया जो MIS ने उनको प्रोवाइड की. अब MIS जो है वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से ले रहा होता है? वो टारगेट मार्केट से ले रहा होता है. टारगेट मार्केट कौन है? कस्टमर्स. वो मार्केटिंग चैनल से ले रहा होता है.
आपके सप्लायर ज़्यादातर इसमें आते हैं, वो कंपेटिटर से भी ले रहा होता है, वो पब्लिक से भी ले रहा होता है, और वो मैक्रो इन्वायरमेंट फोर्सेस से भी ले रहा होता है। मैक्रो इन्वायरमेंट फोर्सेस कौन सी, ज़रा मुझे बताएं। चैप्टर 3 में हमने पढ़ी थी, इसके ऊपर मैं आपसे सवाल भी पूछूंगा आपके एग्जाम के अंदर। अब मार्केटर्स जो है वो डाटा ऑब्टेन कहाँ से करते हैं? इंटरनल डाटा है, मार्केटिंग इंटेलिजेंस है, मार्केटिंग रिसर्च है, ये तीनों चीज़ें डायग्राम में थी। इंटरनल डाटा बेसिस क्या होती हैं? दे आर इलेक्ट्रॉनिक कलेक्शन ऑफ कंज्यूमर एंड मार्केटिंग कंज्यूमर एंड मार्केट इंफॉर्मेशन obtained from data sources within the company network। ठीक है, तो कस्टमर से जो डाटा आ रहा होता है वो इंटरनल डाटा बेसिस के अंदर स्टोर हो रहा होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक कलेक्शन होती है, और वो डाटा जो है वो कभी भी इन द फ्यूचर जाके वो यूज़ हो सकता है। अभी जो डिफरेंट डिफरेंट पिज़्ज़ा के पीसीज उठा रहे हैं, व्हाट बेसिकली दे आर ट्राइंग टू शो इज़ कि ये औरत फाइनेंस डिपार्टमेंट से, ये मार्केटिंग से है, ये सप्लाई चेन से है, और ये एचआर से है। तो ये वो डाटा बेस है कि जिसके अंदर से इंफॉर्मेशन मौजूद है, एंड दे आर पिकिंग अप द इंफॉर्मेशन विच दे लाइक। इसको ये वाला इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसने वो पिक कर लिया, इसको ये वाला इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसने वो वाला पिक कर लिया। मार्केटिंग इंटेलिजेंस जो है ऑन द अदर हैंड इट्स एक्चुअली सिस्टमेटिक कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन, जो पब्लिकली इजीली अवेलेबल है। स्टैट्स की स्टैटिस्टिकल अवेलेबल है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, वर्ल्ड बैंक से इंफॉर्मेशन अवेलेबल है अबाउट कंज्यूमर्स एंड कंपेटिटर्स एंड डेवलपमेंट इन द मार्केट प्लेस। एक तो ये डेफिनेशन है, इसको आप अपने तौर पे पढ़ लें, बुक में भी देख लें क्या लिखा हुआ। मैं इसको अगर इजीली एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इट इज़ एक्चुअली एन इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट। मुझे ABC कंपनी ने हायर किया, मीडिया ग्रुप, और मुझे कहा कि तुम्हारी जॉब ये है कि तुमने XYZ मीडिया ग्रुप की जो कंपनी है उसमें जाकर जॉब करनी है। और से सुने, XYZ कंपनी में जाकर जॉब करनी है, और तुमने हमें इंटेलिजेंस देनी है कि वो कंपनी किस तरीके से अपनी मार्केटिंग कर रही है, कैसे न्यूज़ ब्रेक करती है, कैसे उनको न्यूज़ मिलती है, उनका पूरे का पूरा नेटवर्क क्या है। और ये आप खामोशी से काम कर रहे होते हैं। अगर आप यहाँ देखें, इस पिक्चर को गौर से एनालाइज करें, बंदा अकेला बैठा है, तकरीबन रात का टाइम है, कोई आसपास नहीं है, एक शेडी सी जगह जहाँ वो बैठा है, और वो कंप्यूटर के ऊपर कुछ देख रहा है, और वो कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन ले रहा है कि जहाँ से वो इंफॉर्मेशन यूज़ करके, डाटा यूज़ करके इनसाइट्स देगा मार्केटियर्स को और कंपनी के बाकी लोगों को। वो मार्केटिंग इंटेलिजेंस कहलाती है। मार्केटिंग रिसर्च हमें पता है, इट्स सिस्टमेटिक डिज़ाइन कलेक्शन, डाटा कलेक्शन, जो एनालिसिस जिसमें किया जाता है, रिपोर्टिंग होती है डाटा की, जिसको हम सर्वे भी कह देते हैं अक्सर, क्योंकि सर्वे हम बड़ा कॉमनली यूज़ कर रहे होते हैं वर्ड, तो कहते हैं चलो जी सर्वे कर लो, वो मार्केटिंग रिसर्च होती है। फीडबैक फॉर्म्स उसके अंदर आ जाते हैं, इंटरव्यूज़ भी आ जाते हैं। तो मार्केटिंग रिसर्च इज़ बेसिकली सिस्टमेटिकली कलेक्ट किया जाता है डाटा, उसको एनालाइज किया जाता है, और फिर जो रेलेवेंट डाटा होता है वो ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया जाता है MIS के अंदर स्टोर करके। अब जब भी आप एक मार्केटिंग रिसर्च को प्रोसेस को कर रहे होते हैं, इवन तो ये बड़ा आसान है इसको समझना, लेकिन इसके ऊपर मैं पूरा कोर्स डिज़ाइन करके यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। लेकिन मार्केटिंग रिसर्च को अगर हम ओवरव्यू तौर पे देखें तो आप क्या काम कर रहे होते हैं? सबसे पहले तो आप प्रॉब्लम और रिसर्च ऑब्जेक्टिव को डिफाइन कर रहे होते हैं कि ये वाली प्रॉब्लम जो हमने देखनी है रिसर्च को कलेक्ट करके, और ये वाले ऑब्जेक्टिव जो हमने अचीव करने हैं उस पर्टिकुलर रिसर्च प्रोजेक्ट के थ्रू। अगर आपका ये वाला स्टेप ख़राब है ना, तभी उसने आप नोट करें इस पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर इसको हाईलाइट करके रेड किया हुआ है। अगर ये वाला स्टेप आपका ठीक नहीं है तो आपकी पूरी की पूरी मार्केटिंग रिसर्च का जो प्रोजेक्ट है उसका फ़ायदा कोई नहीं है। तो आपका प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और रिसर्च ऑब्जेक्टिव, ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। इसके ऊपर जो मेरी एपिसोड 1 मैंने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपनी रखी है, हाउ टू स्टार्ट ए बिज़नेस की, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी चीज़ें सीखेंगे आप उससे प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में। आप जो डेवलपिंग द रिसर्च प्लान का स्टेप है, उसमें आप रिसर्च प्लान बनाते हैं, हमने कहाँ से डाटा कलेक्ट करना है, कैसे कलेक्ट करना है, कौन लोग होंगे, कितने बजे होंगे, सुबह होगी, दोपहर होगी, कितने लोग जाएंगे डाटा कलेक्ट करने, ये तमाम चीज़ें आप रिसर्च प्लान के अंदर जब डेवलप करो तो उसमें डालते हैं। फिर आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोर्स कलेक्शन होती है, एनालिसिस होती है उस डाटा की, और फिर उसको इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। आपके पास डाटा आ गया, आपने SPSS की, जिस तरह ज़्यादातर लोग करते हैं SPSS के, वो सारे नंबर्स और डायग्राम्स उठा के चिपका देते हैं एक रिपोर्ट में, और समझते हैं कि अब दूसरा बंदा इसको खुद ही पढ़े, खुद ही सीखे। किसी को रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में नहीं पढ़ना, हमने ये देखना है कि हमें बताएंगे इन दोनों चीज़ों में रिलेशनशिप क्या आपने फाइंड आउट किया, और उसकी इंटरप्रेट करके हमें फाइंडिंग्स बताएं। तो ये पूरे के पूरे स्टेप्स एक मार्केटिंग रिसर्च को बना रहे होते हैं। जो मार्केटिंग रिसर्च प्लान होता है वो ऑफकोर्स स्टार्ट प्रॉब्लम से ही हो रहा होता है, और प्रॉब्लम आपको मैनेजमेंट दे रही होती है। जैसे मैंने पहले कहा, रिसर्च ऑब्जेक्टिव आपने बना लिए, इन्फॉर्मेशन नीडेड कलेक्ट कर ली,
और फिर मैनेजमेंट को बता दिए कि इस तरीके से हम आपकी जो डिसीजन मेकिंग है उसमें हेल्प करेंगे, और फिर उनको अपने बजट भी बताना है कि जी इतने पैसे लगे, ये इतने पैसे लगेंगे मार्केटिंग रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए। दो टाइप्स के डाटा है हमारे पास, वेरी ब्रीफ ओवरव्यू, सेकेंडरी डाटा और प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा आप खुद कलेक्ट करते हैं थ्रू सर्वेज, थ्रू फीडबैक फॉर्म्स, थ्रू इंटरव्यूज़। सेकेंडरी डाटा है कि वो जो ऑलरेडी डाटा इजीली अवेलेबल है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, किसी और ने किसी और मकसद के लिए डाटा कलेक्ट किया था और आपको अब किसी और मकसद के लिए चाहिए, तो आप वेबसाइट के ऊपर जाकर वो डाटा डाउनलोड कर लेते हैं। आपके मुल्क की या आपकी कंट्री की जो भी स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो बड़े रेगुलर डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। उन्होंने डाटा कलेक्ट किया कि पाकिस्तान में या इंडिया में या श्रीलंका में कितने लोग हैं कि जो इंटरनेट रात को 11 से लेकर सुबह 4 बजे तक यूज़ करते हैं फॉर सम पर्पस। अब आपने अपनी कंपनी के अंदर वो डाटा को यूज़ करना है, तो आप उस वेबसाइट पे जाएंगे, उस रिपोर्ट को एक्सेस करेंगे और उस रिपोर्ट को रेफ़र करके आप ये कहेंगे कि जी बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट दिस इज़ माई डिसीजन। तो दैट इज़ सेकेंडरी डाटा विच यू यूज़। ऑब्जर्वेशनल रिसर्च डिफरेंट टाइप्स हैं, ये क्विकली स्किम थ्रू करूँगा। मार्केट रिसर्च करने की ऑब्जर्वेशनल रिसर्च और एथनोग्राफिक रिसर्च समवट सिमिलर है। इसमें एग्जांपल के थ्रू अगर मैं आपको सिखाऊं तो इट इज़ एक्चुअली टाइप ऑफ रिसर्च जिसमें आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं लोगों को और फिर लिख रहे होते हैं नोट पैड के ऊपर। जब आप एक सुपरमार्केट जाते हैं, आपने शायद अक्सर नोट किया हो, एक बंदा जो है वो पेपर लेके खड़ा होता है एंट्री के ऊपर और एग्जिट पे भी। वो बेसिकली डाटा कलेक्ट कर रहा होता है बाय ऑब्जर्विंग डिफरेंट पीपल। कितने लोग आए, कितने बजे, किस टाइप के लोग आए। 11 से लेकर 1 बजे तक हम नोट कर रहे हैं कि फ़ीमेल ज़्यादा आती हैं। शाम को हम नोट करते हैं कि मेल ज़्यादा आते हैं। दोपहर को हम नोट करते हैं कि फ़ीमेल बच्चों के साथ ज़्यादा आती हैं। फिर आप उनसे कभी कभार सवाल भी पूछते हैं। एथनोग्राफिक रिसर्च और ऑब्जर्वेशनल रिसर्च यहाँ आके डिफरेंट हो जाती है कि एथनोग्राफिक में आप इंटरेक्ट करते हैं उस इन्वायरमेंट के साथ, आप सवाल पूछते हैं उन लोगों से कि आपने ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट इस जगह से क्यों उठाया। ऑब्जर्वेशनल रिसर्च के अंदर आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ये फ़र्क होता है दोनों के अंदर, लेकिन दोनों में ऑब्जर्वेशन स्किल्स ही आप यूज़ कर रहे होते हैं इन ऑर्डर टू कलेक्ट द डाटा। सर्वे रिसर्च आई थिंक एवरीवन नोज, इट इज़ अ टाइप ऑफ डाटा जिसमें आप पेन पेपर यूज़ कर रहे होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, आप लोगों से आंसर कर रहे होते हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स ले रहे होते हैं। और इसमें प्रॉब्लम्स कभी कभार ये आती हैं कि लोग आपको एक तो मिसलीडिंग आंसर भी दे सकते हैं। आप प्राइवेसी कंसर्न का क्या कहेंगे कि जी मैंने अपनी एज डिस्क्लोज़ नहीं करनी फॉर एग्जांपल, या ये कि लोग आपको कहेंगे कि जी हमने आंसर देना ही नहीं है, नहीं थैंक यू, ऐसे कह के चले जाते हैं आपको लोग। लेकिन चूंकि सर्वे इतने बड़े लेवल पे किया जाता है कि आप 800 लोगों को इनिशियली कहेंगे तो उनमें से 400 लोग आपको सर्वे फिल करके देंगे। तो एट टाइम्स आपने अपना टारगेट पूरा करना होता है, और सर्वे पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा यूज मेथड है मार्केटिंग रिसर्च या मार्केट रिसर्च को कलेक्ट करने के लिए। फोकस ग्रुप इज़ अनदर मेथड। फोकस ग्रुप उस टाइम यूज़ होता है कि जब आप 10 के करीब या 6 से 10 के करीब लोग एक मॉडरेटर के साथ एक कमरे में बिठा देते हैं, उनको एक चीज़ दिखाते हैं और उनसे सवाल पूछते हैं और उनसे डिस्कशन करते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। मैंने एक टीवी शो लॉन्च करना है, उसकी पहली एपिसोड मैंने बना ली है। एक कमरे में मैंने 6 लोगों को बुलाया जो टीवी सीरीज़ देखते हैं, 6 ख़वातीन हैं। उनको मैंने कहा कि ये आप 20 मिनट का शो देखें, उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगा इस पर्टिकुलर शो के बारे में। उन्होंने 20 मिनट वो टीवी सीरीज़ देखी। फिर बंदा अंदर आया, अंदर आके उसने सवाल जवाब किए कि ये कैसी थी, आपको हंसी आई नहीं आई, कौन सा करेक्टर आपको ज़्यादा अच्छा लगा, इस करेक्टर को चेंज करना चाहिए, किसको नहीं चेंज करना चाहिए। जब वो टीवी सीरीज़ देख रहे होते हैं तो एक शीशे का दरमियान में एक डिवाइडर होता है कि जिसके थ्रू उनको तो नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन जो डाटा कलेक्टर है वो उनको उनके ऑब्जर्वेशन कर रहा होता है, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को भी साथ साथ नोट कर रहा होता है। तो दो तरीके से वो बेसिकली डाटा कलेक्ट कर रहा होता है, एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू कर रहा होता है, फिर उनसे सवाल जवाब करके कर रहा होता है। तो फोकस ग्रुप ज़्यादातर मीडिया इंडस्ट्री में यूज़ होता है, या जो प्रोडक्ट लॉन्च होती है उसके टेस्ट को चेक करने के लिए, उसकी पैकिंग को चेक करने के लिए भी फोकस ग्रुप बड़ा कॉमन मेथड है मीडिया एजेंसीज का जो यूज़ होता है। और लास्ट में हमारे पास कॉन्सेप्ट है CRM का, विच इज़ एक्चुअली एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। हमने कस्टमर के रिलेशनशिप को हमेशा मैनेज करना है। पहले तो हमने मार्केटिंग रिसर्च की बात कर ली ना, लेकिन ये मार्केटिंग रिसर्च और मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम हम बना क्यों रहे हैं, हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट क्यों कर रहे हैं। वाई डू वी वॉन्ट टू नो कस्टमर इनसाइट? बिकॉज वी वॉन्ट टू मैनेज रिलेशनशिप विद द कस्टमर। मैंने आपको स्टार्ट में एक क्वेश्चन पूछा था
कि वॉलमार्ट या मेट्रो या बड़े बड़े सुपरमार्केट लाखों लोगों के डाटे को क्यों स्टोर करते हैं एक डेटाबेस में? क्या आंसर आया आपके पास? उसका आप मुझे जवाब बताएं कि व्हाई डू यू थिंक कि दे आर स्टोरिंग data. Meanwhile, I'll explain what CRM is. CRM, it consists of sophisticated software, वही IT सॉफ्टवेयर है, and analytical tool, आप बस ज़हन में रखेंगे कि सॉफ्टवेयर है that integrate customer information from all sources, analyze it in depth, and apply the results to build stronger customer relationship. अब सुने, जो मैं क्वेश्चन आपसे बार बार पूछ रहा था, अब उसकी एप्लीकेशन यहाँ हम करते हैं। मेट्रो ने या हाइपर स्टार ने या सुपरमार्केट ने आपको एक लॉयल्टी कार्ड दिया, वो आपने लेके अपने वॉलेट में रख लिया। इनिशियली कुछ सुपरमार्केट आपको फोर्स करती थी कि जी आपके पास वो कार्ड नहीं होगा तो हम आपकी शॉपिंग आप कर ही नहीं सकते यहाँ, तो लोगों ने कार्ड बनवाए। अब वो कार्ड लेके जब आप जाते हैं, वो कहते हैं जी अगर वो कार्ड आप स्वाइप करेंगे तो हम आपको 5% डिस्काउंट दे देंगे, अगर आप स्वाइप नहीं करेंगे तो 5% जो रेगुलर प्राइस है उसके ऊपर आप चीज़ खरीद लें। तो ज़्यादातर ये होता है क्योंकि आपके वॉलेट में वो कार्ड पड़ा होता है तो आप उसको निकाल के उसको स्वाइप कर लेते हैं, 5% डिस्काउंट ले लेते हैं, कार्ड आप वापस रख देते हैं। अब बैक एंड के ऊपर क्या चल रहा है? बैक एंड के ऊपर बेतहाशा चीज़ें चल रही हैं जिसको हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का नाम देते हैं, और वो एक सॉफ्टवेयर के अंदर तमाम चीज़ें स्टोर हो रही होती हैं। कस्टमर आया, उसने चीज़ को परचेज़ किया काउंटर के ऊपर, अपना कार्ड स्वाइप किया। अब बैक एंड के ऊपर हमें पता है कि ये कार्ड बिलोंग करता है डॉक्टर यासिर को। डॉक्टर यासिर इतने बजे आया, इतने बजे आकर उसने ये चीज़ें खरीदी इस डेट को, अगली बार वो इतने बजे आया और आकर ये चीज़ें उसने खरीदी इस डेट को, और तीसरी बार उस महीने में वो इतने बजे आया और ये चीज़ें ख़रीद के गया, जिसकी बेस के ऊपर हमारे पास इंसाइट ये आया है कि डॉक्टर यासिर महीने में एक दफ़ा आता है, वो महीने की ग्रोसरी हफ्ते की ग्रोसरी करता है, चला जाता है, और उसके आने और जाने का सेम टाइम है, वो ज़्यादातर वीकेंड के ऊपर आता है, और ये वो चीज़ें हैं कि जो बड़ा रेगुलर ख़रीदता है। दिस इज़ हाउ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट वर्क। अब वो है कार्ड ही जो आप स्वाइप करें 5% डिस्काउंट के लिए, लेकिन लुक हाउ मच इंफॉर्मेशन द कंपनी इज़ गेटिंग। फिर सेल्स फोर्स कॉन्टैक्ट्स होते हैं आपके, आप सेल्स फोर्स के बंदे से पूछे होते हैं, यार ज़रा मुझे बताओगे कि ये जो प्रोडक्ट है ये कैसी प्रोडक्ट है, मैंने तो कभी इसका नाम नहीं सुना। वो भी आपकी इन्फॉर्मेशन एक जगह के ऊपर नोट कर रहे होते हैं। जो बड़ी जाहिर सी बात है हाइपर मार्केट्स हैं, वो तो अपने सेल्स फोर्स को कहती हैं कि आप ये इन्फॉर्मेशन नोट करें, क्योंकि वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो CRM सिस्टम में पुट इन हो रही होती है। तीसरी जो है वो सर्विस एंड सपोर्ट कॉल है। मैंने कॉल की अपने ब्रॉडबैंड कंपनी को, उन्होंने कहा जी अपना आप नंबर एंटर करें या पिन एंटर करें, या कोई पिन बनाया हुआ है वो एंटर करें। मैंने नंबर एंटर कर दिया। अब उनके पास जो सिस्टम है CRM का, उसके अंदर तमाम मेरी डिटेल्स आ गई, मेरा नाम आ गया, हर चीज़ आ गई उनके पास। और फिर मैंने कंप्लेन अपनी लॉन्च की, सर्विस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, वो उन्होंने साथ साथ उसके अंदर स्टोर कर लिए। अब अगली बार जब भी आप या जब भी मार्केटिंग मैनेजर कहेगा कि मुझे डॉक्टर यासिर का प्रोफाइल दिखाओ, तो उसके पास मेरी परचेज हिस्ट्री भी होगी, उसके पास मेरी कॉल हिस्ट्री भी होगी, एटलीस्ट ये 2 चीज़ें तो मस्ट होंगी। सेल्स फॉर कॉन्टैक्ट्स हो सकता है कि कुछ हों और कभी कभार कुछ ना हो, क्योंकि इंसान इन्वॉल्व हो गए ना, या सेल्स फोर्स लोग होते हैं, जो सेल्स के लोग होते हैं वो इन्वॉल्व हो गए, तो किसी ने डाटा इंसर्ट किया उस सिस्टम में, किसी ने डाटा इंसर्ट नहीं किया। फिर आते हैं वेबसाइट विजिट्स। वो ये भी आपके ट्रैक करते हैं कि क्या इस बंदे ने वेबसाइट को विजिट किया। कैसे करेंगे? ये तो बड़ा मुश्किल काम है यार, कोई मुश्किल नहीं है। वो आपको कहेंगे कि अगर आप हमारी वेबसाइट से जाके ये पर्टिकुलर चीज़ खरीदेंगे तो हम आपको 10% डिस्काउंट देंगे ये अगले 1 हफ्ते के लिए। फॉर एग्जांपल, आप गए, आपने चीज़ें खरीदी, चीज़ें खरीद के एंड के अंदर उन्होंने आपसे कार्ड नंबर मांगा, आपने कार्ड नंबर एंटर किया, लॉयल्टी कार्ड नंबर, दैट्स इट, रेस्ट एवरीथिंग इज़ अ हिस्ट्री। आपकी अगेन तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन वो CRM सिस्टम में चलेगी। सेटिस्फेक्शन सर्वे जो आप फिल करते हैं, उस पर भी आप अपनी इन्फॉर्मेशन कभी कभार दे रहे होते हैं, और वो अगेंस्ट जाती है अगेन उसी CRM सिस्टम में, जो फिर मार्केटिंग मैनेजर्स आगे यूज़ करते हैं। क्रेडिट एंड पेमेंट इंटरेक्शन है, आप कैश पे कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड पे कर रहे हैं, या सेम क्रेडिट कार्ड हर बार यूज़ करते हैं या सेम डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं, ये भी तमाम चीज़ें स्टोर हो रही होती हैं। और फिर रिसर्च स्टडी और सेटिस्फेक्शन सर्वे तकरीबन सिमिलर चीज़ें, उसके अंदर भी वो आपको देख रहा होता है कि इस कस्टमर ने कितनी दफ़ा रिसर्च स्टडी में हिस्सा लिया, उसको पसंद है नहीं है,
और क्या चीज़ मोटिवेट करती है इसको रिसर्च स्टडी के अंदर हिस्सा करने के लिए। ये तमाम की तमाम चीज़ें आज आकर उस एक लॉयल्टी कार्ड के साथ अटैच हैं जो आगे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में सारी इन्फॉर्मेशन आपकी स्टोर कर रहा होता है। एंड बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर मार्केटिंग मैनेजर्स दे मेक डिसीजंस, वो अपने कस्टमर्स के बारे में फिर जानना शुरू हो जाते हैं। मेरा ख्याल है, जो मैं ऑनेस्टली लास्ट बात कह के लेक्चर ख़त्म करूँगा यहाँ, कि जो फूड डिलीवरी ऐप्स हैं, फॉर एग्जांपल फूड पांडा है, दे नो मोर अबाउट योर ईटिंग हैबिट्स देन योर ओन मदर। आपकी शायद वालदा को इतना नहीं पता होगा कि इसको खाने में क्या पसंद है, जितना फूड पांडा के अंदर बैठा हुआ या डिलीवरी ऐप जो खाना डिलीवर करते हैं उसमें बैठा हुआ एक मार्केटिंग मैनेजर है, जिसको पता है ये वाले जो भाई साहब हैं या ये वाली जो बहन है वो कितने बजे खाती हैं, क्या खाती हैं और उनको क्या क्या चीज़ें जो है वो पसंद है। चैप्टर नंबर 7 जो है वो कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में, जिसमें आप अपने टारगेट कस्टमर्स के लिए वैल्यू कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अब आप मेरे से एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर अभी तो हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा है और आप एकदम चैप्टर नंबर 7 पे पहुंच गए, तो उसके पीछे रीजंस क्या हैं। अब मैं आपको सबसे पहले टॉपिक की आउटलाइन दिखाऊंगा और उसके बाद फिर मैं आपसे पूछूंगा कि क्या चैप्टर नंबर 7 का चैप्टर नंबर 2 के बाद पढ़ाना बनता है या हमें इसको स्किप कर देना चाहिए था और हमें स्टेप बाय स्टेप चैप्टर 3, 4 और फिर उसके साथ चलना चाहिए था। अब इस चैप्टर के अंदर हम 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे: मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट टारगेटिंग और डिफरेंशिएशन एंड पोजीशनिंग। ये वही कॉन्सेप्ट्स हैं जो चैप्टर नंबर 2 के अंदर ब्रीफली डिस्कस हुए थे, और मार्केटिंग प्लान बनाने से पहले इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इवन दो कॉटलर ने इनको डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर रखा है, लेकिन इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को मैं इस चैप्टर के अंदर ब्रीफली कवर करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि ये तीनों टॉपिक्स क्या कहते हैं। अब आइए सबसे पहले मार्केट सेगमेंटेशन पर नज़र डालते हैं। अब मार्केट सेगमेंटेशन इज़ एक्चुअली द प्रोसेस जो एक कंपनी को यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि मार्केट्स जो हैं वो लार्ज हेट्रोजेनस होती हैं। हेट्रोजेनस का मतलब है कि वो इक्वल नहीं होती, बड़ी बड़ी मार्केट्स होती हैं, डिफरेंट तरह के उसमें लोग होते हैं। तो सेगमेंटेशन के अंदर वो उन बड़ी मार्केट्स को स्मॉल मार्केट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट कैन बी रीच्ड मोर एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली विद द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट मैच देयर यूनिक नीड्स। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जब एक बड़ी मार्केट है तो उसमें बूढ़े लोग भी हैं, जवान भी हैं, बच्चे भी हैं। तो आपने सबको तो अपनी प्रोडक्ट नहीं ना बेचनी है। अगर फॉर एग्जांपल आप सिगरेट बेच रहे हैं तो आप बच्चों को भी नहीं बेचेंगे, आप बीमार लोगों को भी नहीं बेचेंगे। ऐसे तो नहीं कि आप अस्पताल के बाहर जाके बैठ जाएंगे और आप कहेंगे कि जी मैं अपनी प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। तो इसीलिए जब भी आप कर रहे होते हैं, सेगमेंटेशन कर रहे होते हैं, तो आप ये देखते हैं कि उस पर्टिकुलर मार्केट में जो बहुत बड़ी है उसके अंदर स्मॉल मार्केट्स कैसे निकाली जा सकती हैं, जिनको हम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली टारगेट करते हैं। अब ये वाली स्लाइड या ये वाली पिक्चर मैंने आपको पहले भी दिखाई है। दरमियान के अंदर क्या है? दरमियान में आपका प्राइमरी गोल है एज ए मार्केटियर, जिसमें आपने वैल्यू को क्रिएट करना है अपने टारगेट कस्टमर के लिए। वैल्यू यानी कि उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद जो एक कस्टमर वैल्यू फाइंड कर रहा है उसकी यूजेज के अंदर। अब सबसे पहले लेफ्ट साइड के ऊपर यू हैव टू डिसाइड कि आपने कौन से कस्टमर को सर्व करना है। राइट पे तो हम वैल्यू प्रोपोजिशन की बात करेंगे ना, कि आप उनको वैल्यू क्या प्रपोज कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमने ये तो देखना है कि हम किन कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि हम किन कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं तो हम किस तरीके से उनको वैल्यू दे सकते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट सेगमेंटेशन का है, जिसमें आप डिवाइड करते हैं टोटल मार्केट्स इनटू स्मॉलर सेगमेंट्स। और सेकंड कॉन्सेप्ट है टारगेटिंग का। जब आपने बड़ी मार्केट को छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया तो फिर टारगेट आप करते हैं उन सेगमेंट्स में देखने के लिए कि कौन से सेगमेंट आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं। और राइट साइड पे पहली प्रोपोजिशन है जिसमें डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपके पास जो प्रोडक्ट है वो कंपेटिटर से डिफरेंट कैसे है। और पोजीशनिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपके प्रोडक्ट का इमेज आपकी आपके कस्टमर के दिमाग में क्या है। मैं अगर आपसे यहाँ सवाल पूछूं तो एक ऐड है जिसका वर्ड या उसके जो एक सॉन्ग होता था वो होता था, मेरी मुट्ठी में बंद है क्या। अब उसको एक तो ऐड को कंप्लीट करें और मुझे बताएं कि वो किस चीज़ का ऐड था। कमेंट सेक्शन में बेशक आप दे सकते हैं, और ये मेरा क्वेश्चन पाकिस्तानी स्टूडेंट से ज़्यादा है क्योंकि दे एक्चुअली नो दी ऐड। अब मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर हमारे पास 4 डिफरेंट तरीके की मार्केट, बल्कि एक्चुअली 3 डिफरेंट तरीके की मार्केट्स आती हैं। तो कंज्यूमर मार्केट्स हैं। कंज्यूमर मार्केट्स में कौन सी मार्केट्स हैं ज़रा मुझे बताएं। कंज्यूमर मार्केट्स में मेरी और आपकी तरह के कंज्यूमर्स हैं जो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं। फिर बिजनेस मार्केट्स को भी आपने सेगमेंट करना होता है, लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। और इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, और इसके अलावा उन मार्केट्स को किस तरह हमने लेके चलना होता है उसके बारे में भी बात करेंगे हम। तो सबसे पहले कंज्यूमर मार्केट को हम कैसे सेगमेंट करते हैं, इसमें हम जियोग्राफिक सेगमेंटेशन होती है,
डेमोग्राफिक होती है, साइकोग्राफिक होती है और बिहेवियर बेस्ड सेगमेंटेशन है। अब कंज्यूमर मार्केट्स को जब आप सेगमेंटेशन कर रहे होते हैं ज्योग्राफी की बेस पे, तो जैसे वर्ड बता रहा है कि उसमें आप नेशंस को देखते हैं, रीजन्स को देखते हैं, पंजाब के लोगों को करना है या कराची के लोगों को करना है, काउंटीज़ देखते हैं, सिटीज़ देखते हैं, गांव देखते हैं, शहर देखते हैं, और उसकी बेस के ऊपर आप डिसाइड कर रहे होते हैं कि भाई हमने जो सेगमेंटेशन करनी है वो सिटीज़ के बेस पे करनी है या गाँव के बेस पे करनी है। अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचते हैं जैसा गोरमे है, वो जो अपनी गोरमे कोला है वो ज़्यादा टारगेट करता है छोटे शहरों में या गांव के अंदर। आपको लाहौर जैसी बड़ी सिटी में या कराची जैसी बड़ी सिटी में वो नहीं मिलेगा, लेकिन छोटे शहरों में वो बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है। उसकी वजह है कि एक तो उसकी प्राइस कम है और पेप्सी कोक के मुकाबले में लोग उसको पसंद ज़्यादा करते हैं। एक तो प्राइस बहुत बड़ा फैक्टर है और वो ईज़िली अवेलेबल भी है, और चूँकि गोरमे का एक अपना ब्रांड का स्टेटस है, तो जिसकी वजह से लोग उसको बाय भी करना पसंद करते हैं। जब डेमोग्राफिक की बात आती है तो डेमोग्राफिक किस बेस पे होती है? डेमोग्राफिक एज की बेस पे होती है, जेंडर, मेल फीमेल, फैमिली साइज़, कितने लोग हैं फैमिली में, फैमिली लाइफ साइकिल, इनकम कितनी है, ऑक्यूपेशन क्या है, क्या काम करते हैं, एजुकेशन कितनी है, रिलीजन, रेस, जनरेशन, नेशनैलिटी, इन तमाम चीज़ों की बेस के ऊपर आप डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन कर रहे होते हैं कि आपकी एक तो आप मेल हैं, आपकी फैमिली साइज़ ज़ीरो है, या फैमिली में कितने बच्चे हैं आपके, या कितने बहन भाई हैं, आपकी इनकम कितनी है, आप स्टूडेंट हैं या नहीं है, स्टूडेंट हैं तो क्या जॉब कर रहे हैं, कितने पैसे कमा रहे हैं महीने के। इन तमाम चीज़ों के ऊपर भी आपकी जो जो कंपनी होती है वो सेगमेंट कर रही होती है और उसको डिवाइड कर रही होती है मार्केट को। अच्छा, इनकम सेगमेंटेशन एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि लो इनकम कंज्यूमर्स जो हैं वो होते हैं जिनके पास ज़ाहिर सी बात है पैसे कम है, एफ्लुएंट कंज्यूमर्स वो होते हैं जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं। तो आपकी प्रोडक्ट की बेस पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपने लो इनकम के स्टूडेंट्स कंज्यूमर्स को टारगेट करना है या हाई इनकम के कंज्यूमर्स को टारगेट करना है। साइकोग्राफिक के अंदर जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं बेस्ड ऑन सोशल क्लास, लाइफस्टाइल और पर्सनैलिटी ट्रेट्स, उसकी बेस पे आप सेगमेंटेशन करते हैं। अब एक तो सोशल क्लास हो गया, टिकटॉक पे आपने देखा होगा कि कभी कभार उनके पास पैसा तो नहीं होता लेकिन वो प्राडो से उतरे होते हैं, दिखाते हैं कि जी मेरा लाइफस्टाइल देखो, मेरी सोशल क्लास देखो। मैं उसमें समझता हूँ कि वो पर्सनैलिटी का उसमें रोल ज़्यादा होता है रादर देन देयर सोशल क्लास एंड लाइफस्टाइल। तो आपने एज ए मार्केटियर ये देखना है कि आप जब सेगमेंटेशन कर रहे हैं तो आपने किस तरह के कंज्यूमर्स को टारगेट करना है। अब बिहेवियर के अंदर जब हम बात करते हैं तो प्राइमरी एक तो एटीट्यूड्स आते हैं जो कंज्यूमर्स हैं उनके, फिर उनकी यूजेस आता है, उनके रिस्पॉन्स टू ए प्रोडक्ट आता है। अब एक तो उनके पास नॉलेज क्या है उस प्रोडक्ट का, कुछ लोग होते हैं उनके पास मैकबुक का नॉलेज ज़्यादा है, कुछ के पास विंडोज़ का नॉलेज ज़्यादा होता है। वो बेनिफिट्स क्या लेना चाहते हैं, यूज़र का स्टेटस क्या है, यूजेज कितनी करते हैं उस प्रोडक्ट की, और लॉयल्टी स्टेटस क्या है। अगर राइट साइड पे आप देखें तो मैंने डाइट कोला की पिक्चर पोस्ट की हुई है। अब डाइट कोला पीने वाली एक सर्टेन क्लास है, वो क्यों पीती है? शुगर के भी मरीज़ हो सकते हैं उसमें, लेकिन एक ऐसा बड़ा सेगमेंट मौजूद है कि जो डाइट कोला ये दिखाने के लिए भी पीती है कि जी देखो जी मैं कितना डाइट कॉन्शियस हूँ। तो आपने उन बिहेवियर्स को भी देखना है अपने कंज्यूमर्स के, जो बिहेवियर मार्केट में पाए जाते हैं, और उसकी बेस पे फिर सेगमेंटेशन आपने करनी है। और ये अगेन डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट जो आप बेच रहे हैं वो प्रोडक्ट क्या है और किस बारे में। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ यहाँ, उसका आंसर ज़रा मुझे दें कि मार्केटिंग या मार्केट या सेलिंग लग्जरी कार्स ऑफन यूज़ इनकम एज ए सेगमेंटिंग वेरिएबल। इनकम इज़ वन कंपोनेंट ऑफ व्हाट टाइप ऑफ सेगमेंटेशन? क्या वो जियोग्राफिक का सेगमेंटेशन का वो है, साइकोग्राफिक का है, डेमोग्राफिक का है, या बिहेवियरल का है? आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए? इनकम। वो डेमोग्राफिक का एक कंपोनेंट है कि जिसकी बेस के ऊपर सेगमेंटेशन हो रही होती है, क्योंकि लग्जरी कार ही बेच रहे हैं ना, तो वो मेरी तरह और आपकी तरह के बंदे को तो नहीं बेचेंगे, वो तो किसी एक अमीर आदमी को बेचेंगे। अब आइए इंटरनेशनल मार्केट के बारे में बात करते हैं। बिजनेस मार्केट्स की सेगमेंटेशन को मैं स्किप कर देता हूँ, क्योंकि इनिशियली जब आप कंपनीज में जॉब करने जाएंगे तो हो सकता है कि आपको वहाँ बिजनेस मार्केट सेगमेंटेशन ना करनी पड़े। तो सबसे पहले तो एक जियोग्राफिक लोकेशन, ऑफ कोर्स वो कंपनी का मार्केट कहाँ पाई जाती है, चाइना में है, इंडिया में है, पाकिस्तान में है, अरब रीजन में है, यूरोपियन रीजन में है, नॉर्डिक रीजन जो स्वीडन और फिनलैंड के मुल्क हैं उधर पाई जाती है। उसकी बेस के ऊपर आप डिसाइड करते हैं कि हमने उस मार्केट में एंटर कैसे होना है। इकोनॉमिक फैक्टर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर क्या होते हैं भला? कि उस मुल्क की इकॉनमी कैसी, अगर मुल्क की इकॉनमी अच्छी है तो उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होंगी। अगर उस मुल्क की इकॉनमी कम है या अच्छी नहीं है तो फिर भी उस मुल्क के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा। तो ऐसे नहीं कि इकॉनमी की बेस के ऊपर ही आप सारे डिसीजन ले लें। पॉलिटिकल और लीगल फैक्टर्स अगेन प्ले अ बिग रोल, कि उस मुल्क में पॉलिटिक्स और लीगल फैक्टर्स क्या क्या हैं। कहीं गाड़ियों की कीमत 3 लाख रुपया है और उसके ऊपर ड्यूटी जो है वो 15 लाख रुपया तो नहीं है। क्या $3,000 की गाड़ी है, उसके ऊपर ड्यूटी $10,000 है, तो जब तक वो गाड़ी 660 सीसी की पहुंची आपके मुल्क में तो वो 15-16 लाख रुपए की हो गई है। इसी तरीके से यह गाड़ियाँ इंपोर्ट ही नहीं आप कर सकते, तो ये भी उसमें आता है। कल्चरल फैक्टर मेरे नज़दीक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं।
कल्चरल फैक्टर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती। चाइना के अंदर रेड कलर क्यों इतना पसंद किया जाता है, उसको ज़रा सर्च करके देखें। या पाकिस्तान के अंदर कल्चरल फैक्टर्स क्या क्या हैं, इंडिया में कल्चरल फैक्टर्स क्या क्या हैं, अरब मुल्कों में कल्चरल फैक्टर्स क्या क्या हैं। कि हमारे मुल्क में भी रेगिस्तान में रात के टाइम गाड़ियाँ लेके हम निकलते हैं और टेंट लगा के बैठते हैं, या हमें डर लगता है। पंजाब के कुछ इलाकों में तो लोग खेतों के अंदर भी जाते हैं, रात को टाइम भी गुजारते हैं, खाना भी वहाँ बैठ के खाते हैं। लेकिन क्या शहरों के लोग भी ये चीज़ें कर रहे होते हैं? लेकिन कल्चर का जो सबसे बड़ा फैक्टर इसमें आता है कि कल्चर फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि वो किसी भी प्रोडक्ट को सक्सेस भी बना सकता है और किसी भी प्रोडक्ट को वो फेल भी कर सकता है। तो इसलिए ये चार चीज़ें जब भी आप किसी इंटरनेशनल मार्केट को सेगमेंट करें तो आपने उसके अंदर देखनी है कि भाई ये चार चीज़ें किस किस तरह। अच्छा, ये एनालिसिस है, ये आप जेहन में रखें। ये जो चार चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये पहले जो आपको बताई, ये एनालिसिस है जो मार्केटिंग प्लान का आपका हिस्सा होंगे। आपने बताना है उसके अंदर कि हमारे एनालिसिस के मुताबिक ये जियोग्राफिक लोकेशन की चीज़ें ऐसी हैं, इकोनॉमिक ऐसी है, पॉलिटिकल ऐसी है, और कल्चर के ये फैक्टर्स हैं कि जो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब एक इफेक्टिव सेगमेंटेशन करने के लिए हमारे पास टोटल 5 चीज़ें हैं कि जो बहुत ही ज़रूरी हैं होना। एनालिसिस के अंदर भी ये चीज़ देखी जाती है। नंबर 1 कि मार्केट सेगमेंट मस्ट बी मेजरेबल। इससे क्या मुराद है कि जो भी मार्केट सेगमेंट आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो मेजरेबल हो, आप उसको मेजर कर सकें। ये ना हो कि जी हम ये वाला मार्केट सेगमेंट कर रहे हैं, भाई उसमें कितने लोग हैं, क्या वो इफेक्टिव भी है या नहीं है, एक्सेसिबल हो। अगेन वही बात कि आप सिगरेट बेचने जा रहे हैं कि मरीजों को तो नहीं बेच रहे, या बच्चों को तो नहीं बेच रहे, जो एक्सेसिबल ही नहीं है। अब खिलौने दिखने में तो आप बेच रहे होते हैं बच्चों को, लेकिन एक्चुअली कस्टमर कौन होता है जिसने वो खिलौना खरीदना होता है? कंज्यूमर तो बच्चा है, लेकिन कस्टमर कौन सा है? सब्सटेंशियल हो, उसका साइज़ इतना बड़ा हो कि आपको प्रॉफिट भी जनरेट करके दे सके। ऐसा तो नहीं कि मार्केट सेगमेंट बहुत छोटा है और आपने बस उस छोटे से मार्केट सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं। डिफरेंशिएबल हो, यानी क्या मतलब हुआ डिफरेंशिएबल का? कि वो ईजिली आप डिफरेंशिएट कर सके दूसरे मार्केट सेगमेंट के साथ। डेमोग्राफी इसकी जियोग्राफिक लोकेशन की बेस पे देखें तो सिटी वर्सेस विलेज, उसको आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और एक्शनेबल हो कि जो भी सेगमेंट आपने सेलेक्ट किया है उसके ऊपर आप एक्शन ले सकें। ये जब आप पांचों चीज़ें कर लेंगे तो वो एक इफेक्टिव सेगमेंटेशन हो जाएगी और उन सारे के सारे सेगमेंट्स को आप टारगेट कर सकते हैं। अब जब आपके पास डिफरेंट सेगमेंट्स आ गए, अब आपने सेगमेंट्स बना लिए एक बड़ी मार्केट के अंदर से जो इक्वल नहीं थी। अब उन सेगमेंट्स में से आपने टारगेट मार्केट निकालनी है। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा यह काम। टारगेट मार्केट्स क्या है, जरा डेफिनेशन में नज़र डालें। टारगेट मार्केट कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ बायर्स, या वर्ड में सेट ऑफ बायर्स यूज़ कर रहा हूँ, हु शेयर कॉमन नीड्स और करेक्टरिस्टिक्स दैट द कंपनी डिसाइड्स टू सर्व। यानी वो बायर कि जिनकी एक तो नीड सेम है और उनकी करेक्टरिस्टिक्स सेम है, यानी सोशल स्टेटस सेम। वो रिंग लाइट इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि उन्होंने टिकटॉक बनानी है, क्योंकि नीड होगी ना। और वो उनकी करेक्टरिस्टिक भी सेम है, क्योंकि वो रिंग लाइट इसलिए नहीं खरीद रहे क्योंकि उन्होंने एक प्रोफेसर की तरह बैठ के वीडियो रिकॉर्ड करानी है और प्रोफेसर साहब की तरह वो वीडियो को रिकॉर्ड करें। नहीं, वो कह रहे हैं कि जी मैं ज़रा खूबसूरत दिखूँ, इस रिंग लाइट को लगा के ना ज़रा ऐसे मेरा मेकअप बड़ा अच्छा है और उसके साथ जब पीछे गाना चल रहा हो ना तो बड़ा मेरा सोशल स्टेटस ऐसे लगे कि भाई मैं तो इस प्राडो को ओन करता हूँ या इस गाड़ी को ओन करता हूँ। तो जो टारगेट मार्केट आप सेलेक्ट कर रहे हो बड़ा केयरफुली उन सेगमेंट्स में से सिलेक्ट करते हैं। वो छोटी होती है लेकिन उन सेगमेंट्स में से आप टारगेट मार्केट को सिलेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब एक मार्केट सेगमेंट को कैसे इवेल्युएट करते हैं टारगेट मार्केटिंग सिलेक्शन के लिए? सबसे पहले तो आप साइज़ एंड ग्रोथ देखते हैं। साइज़ बड़ा होना चाहिए, ग्रोथ ज़्यादा होनी चाहिए। ग्रोथ होती है कि उसके ग्रोथ के चांसेस कितने हैं। साइज़ तो अभी करंट है ना, लेकिन ग्रोथ के चांसेस कितने हैं उस साइज़ के अंदर। तो एक तो ये चीज़ आपने देखनी होती है। दूसरी उसकी अट्रैक्टिवनेस है। अट्रैक्टिवनेस से क्या मुराद है? सबसे पहले साइज़ देखा, साइज़ तो रीज़नेबल है, ग्रोथ के चांसेस भी मौजूद हैं। लेकिन अट्रैक्टिवनेस में आपने ये देखना है कि क्या वो सेगमेंट इतना अट्रैक्टिव है कि अगर हम इनको प्रोडक्ट आज बेचते हैं, सर्विस बेचते हैं, तो कल को ये हमारी प्रोडक्ट सर्विस के साथ लॉयल हो सकते हैं। अगर वो लॉयल नहीं होंगे तो क्या होगा? सेगमेंट का साइज़ भी अच्छा है, ग्रोथ भी अच्छी है, लेकिन वो आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट को छोड़ के किसी और प्रोडक्ट की तरफ चले जाएंगे और फिर इतना ज़्यादा फेवरेबल आउटकम रहता नहीं है। और लास्ट के अंदर जो चीज़ आ जाती है वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव रिसोर्सेज। आपने ये भी बहुत ज़रूरी देखना है कि कंपनी के अपने ऑब्जेक्टिव क्या हैं भाई। कंपनी क्या करना चाह रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कहते हैं कि भाई अल्ट्रा एचडी टीवी लॉन्च कर दो और कंपनी कहती है कि जी हम तो टीवी लॉन्च ही नहीं करना चाहते और रिसोर्सेज भी हमारे पास नहीं है। तो ये तीन चीज़ें देख के आप एक टारगेट मार्केट को सिलेक्ट करते हैं और ये टारगेट मार्केट वो है जिसमें आपने क्या करना है, जिसमें अपनी प्रोडक्ट्स को आपने बेचना है। सेगमेंट्स में आपने बड़ी मार्केट को छोटा किया, टारगेट मार्केट में आपने उन सेगमेंट्स को मज़ीद छोटा कर दिया। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये पहले दो वाले हैं, साइज एंड ग्रोथ और अट्रैक्टिवनेस। अच्छा, अब जब यहाँ से हम थोड़ा सा आगे चलें तो लेट मी शो यू ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर।
अब इसके अंदर आप अगर देखें तो स्टार्ट ये जो है वो हो रही है हमारी कहाँ से, ये अंडरस्टैंडिंग मास मार्केटिंग, ठीक है, या अनडिफरेंशिएटेड मास मार्केटिंग। इसमें डिफरेंट तरीके से आप टारगेट करते हैं मार्केट को। सबसे पहले एक तो तरीका है मास मार्केटिंग का, ज़ाहिर सी बात है आप ये कहते हैं कि जी मैंने इतनी बड़ी मार्केट रख देनी है और टारगेट इतना ब्रॉड कर देना है कि वो तमाम लोगों को टारगेट करे। फिर आप डिफरेंशिएटेड सेगमेंटेड मार्केटिंग कर देते हैं, छोटी कर देते हैं उस मार्केट को। फिर आप नीश मार्केट करते हैं कि मैंने बड़े सिलेक्टिव लोगों को करना है। अच्छा, नीश से भी आगे एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं इंडिविजुअल या लोकल मार्केटिंग, उसको माइक्रो मार्केटिंग भी कहते हैं। अब अगर मैं दोबारा वापस जाऊँ तो मास मार्केटिंग हमारा बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। मेरी तरह के जो लेज़ी मार्केटियर हैं वो कहते हैं कि भाई मैं तो सारे के सारा वो ले लूँगा और उन सबको टारगेट कर लूँगा इकट्ठे, आराम से कोई ना कोई तो ख़रीद ही लेगा। लेकिन जो इंडिविजुअल मार्केटिंग है ना, अभी मैं आपको डिटेल में पढ़ाता हूँ, इंडिविजुअल मार्केटिंग है ना, वो एक एक कस्टमर को डिफरेंट टारगेट करती है। तो आइए ज़रा पहले हम इंडिविजुअली देखते हैं कि इन कॉन्सेप्ट्स का मतलब क्या है, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि इनकी एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। अनडिफरेंशिएटेड मार्केट टारगेट्स द होल मार्केट विद वन ऑफर। भाईजान ये एक प्रोडक्ट है, मास मार्केटिंग में आएगा। मास मार्केटिंग सबको एक ही प्रोडक्ट ऑफर करें और वो कॉमन नीड्स को फोकस करती है रादर देन व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट। लेकिन डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग ये कि वो सेवरल डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स को टारगेट करती है और डिज़ाइन करती है सेपरेट ऑफर्स फॉर ईच, बच्चों के लिए अलग, बड़ों के लिए अलग। गोल इज़ टू अचीव हायर सेल्स एंड स्ट्रॉन्गर पोजीशन एंड इट इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। ज़ाहिर सी बात है, जब आपने हर कस्टमर को अलग से टारगेट किया तो आपके पैसे भी ज़्यादा लगेंगे। तो यहाँ आके कंपनी ऑब्जेक्टिव रिसोर्सेज का बहुत बड़ा रोल आता है। तभी मैंने कहा था ना कि अगर कंपनी कहती है हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है तो फिर आप डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग तो उस तरीके नहीं कर सकते, आपको ये छोड़नी पड़ती है। अच्छा, डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग की जब हम आगे चलें तो उसमें हमने देखना है कि कंसंट्रेटेड मार्केटिंग जो है वो एक स्मॉल शेयर ऑफ अ लार्ज मार्केट को फोकस करती है, जिसमें लिमिटेड कंपनी रिसोर्सेज लग रहे होते हैं और नॉलेज ऑफ द मार्केट होना बहुत ज़रूरी है। ये इफेक्टिव एफिशिएंट तो होती है और कंपनी के रिसोर्सेज इसमें लग भी लिमिटेड रहे होते हैं, लेकिन ये बड़ी ट्रिकी किस्म की है, क्योंकि अगर आपको मार्केट का नॉलेज नहीं है तो आप कभी भी कंसंट्रेटेड मार्केटिंग नहीं कर सकते। अगर आप ये कहते हैं कि जी मैंने मेहनत नहीं करनी लेकिन मैं बड़ा स्पेसिफिक किस्म का एक कस्टमर ढूंढूंगा, जैसे बच्चा बैठा हुआ है जॉगर्स लेके, अब जो लोगों को जॉगर्स का शूज़ का शौक है उनको पता है कि इस एग्जाम्पल का मतलब क्या है। तो अगर वो आप उस पर्टिकुलर कस्टमर तक नहीं पहुंचे तो वो इफेक्टिव नहीं है। अब माइक्रो मार्केटिंग जो है वो इट इज़ एक्चुअली प्रैक्टिस ऑफ टेलरिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज या मार्केटिंग टू सूट द टेस्ट ऑफ स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स एंड लोकेशन। लोकल मार्केटिंग या इंडिविजुअल मार्केटिंग में हम इसको कहते हैं। यानी कि एक कस्टमर है, वो कहता है कि जी मैंने फर्नीचर लेना है, लेकिन वो फर्नीचर जो है ना भाई मेरी पसंद का होना चाहिए, उस पर कपड़ा जो है वो स्वेड का हो। स्वेड हम एक ज़माने में बहुत यूज़ किया करते थे। स्वेड का कपड़ा हो, उसका कलर ऐसा हो, उसमें लकड़ी जो है वो शीशम की लगी हुई हो, बड़ा भारी किस्म का फर्नीचर हो, शीशा हो उसके अंदर, उसमें मैं अपनी चेहरा भी देख सकूं। और इस तरह के जो, अगर अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो एफ्लुएंट क्लास से बिलोंग करते हैं और वो कस्टमाइज एंड इंडिविजुअल बेस्ड प्रोडक्ट लेते हैं। वो कहते हैं जी देखो जी मेरी जो शर्ट है ना, उस शर्ट के कफ के ऊपर भी मेरा इनिशियल्स मार्क्ड है। और क्यों? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सोशल स्टेटस मैंने अपना शो करना है और जिस कम्युनिटी में मैं उठता बैठता हूँ उसके अंदर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो वो कंपनी जो उनको टारगेट करती है उन कस्टमर्स को, वो लोकल मार्केटिंग कर रही होती है, इंडिविजुअल मार्केटिंग कर रही होती है। अच्छा, अब यहाँ हम देखते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें किस पे डिपेंड कर रही हैं। मैं क्विकली रिव्यू करता हूँ। एक तो कंपनी रिसोर्सेज हो गए, प्रोडक्ट की वेरिएबिलिटी भी काफ़ी मैटर करती है कि क्या वो जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं वो वेरिएबल इतनी है, यानी आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, कि ऐसा तो नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो ऐसी है जिसको आप चेंज ही नहीं कर सकते। तो फिर आप वो माइक्रो जो आपकी मार्केटिंग जिसके हमने बारे में पढ़ा है अभी, वो तो फिर आप कर नहीं सकते। क्या मार्केट वेरिएबिलिटी भी मौजूद है कि मार्केट में इतने डिफरेंट तरीके के कंज्यूमर्स या कस्टमर्स हैं कि जिनको आप प्रोडक्ट बेच के कुछ पैसे भी कमाएं। और लास्ट के अंदर कि आपका जो कंपटीशन है उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है, वो भी आपने पढ़नी बड़ी ज़रूरी है भाई। कि ऐसा तो नहीं है कि जो कंपटीशन है उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बड़ी डिफरेंट है और मार्केट भी बहुत वेरिएबल है, तो आप फिर फंस के बैठ जाएंगे बेस्ड ऑन योर। अच्छा, ये सारी चीज़ें मतलब कब आती हैं? ये सारी चीज़ें उस टाइम प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं कि जब आप अपने दफ्तर से बाहर नहीं निकलते, गर्मी बड़ी लग रही है, एसी में बैठते हैं। तो दफ्तर से बाहर निकलना पड़ेगा, एज ए मार्केटियर इन चीज़ों को फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसकी बेस पे फिर टारगेट मार्केटिंग करनी पड़ेगी और तब जाके आपकी टारगेट मार्केट बड़ी अच्छी बनेगी। एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर है सोशली रिस्पॉन्सिबल टारगेट मार्केटिंग का। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और एथिक्स के बहुत नज़दीक है ये। आपने हमेशा जहन में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को रखना है। क्या कहीं बच्चों को आप अल्कोहल या सिगरेट्स तो नहीं बेच रहे, इंटरनेट अब्यूज़ तो नहीं बेच रहे, मरीज़ों के बाहर या हॉस्पिटल्स के बाहर कोई आपने ऐसी प्रोडक्ट तो नहीं बेची जो उनके लिए ठीक नहीं है। और हम देखते तो हैं कि जी जूसेस हैं, बहुत अच्छा स्टेप लिया गवर्नमेंट ने कि जी जो पेप्सी और कोक जो सोडाज़ हैं उसको स्कूल्स में से और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर से बंद किया है। तो ये सारी चीज़ें सोशल रिस्पॉन्सिबल टारगेट मार्केटिंग में आती हैं।
अब आ जाए ज़रा डिफरेंशिएशन और पोजीशनिंग के कॉन्सेप्ट पे। तीसरा कॉन्सेप्ट है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। अब प्रोडक्ट पोजीशन जो है, जिससे मैंने स्टार्ट के अंदर आपसे कहा था कि मुझे बताएं कि मेरी मुट्ठी में बंद है क्या, या कौन सा ब्रांड लिया तो बात बनी। ज़रा याद करें, इन दोनों एग्जांपल्स को ज़रा गौर से सुने, याद करें कि क्या लिया तो बात बनी और मेरी मुट्ठी में बंद है क्या, बता दो ना। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो प्रोडक्ट पोजीशन में आती हैं। प्रोडक्ट पोजीशन को एक तो आप डेफिनेशन भी पढ़ लें, उसमें एट्रीब्यूट्स भी आते हैं, कंज्यूमर रिलेटिव कंपीटिंग प्रोडक्ट्स भी आते हैं, परसेप्शंस हैं, इंप्रेशंस हैं, फीलिंग्स हैं। लेकिन बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे ये वो इमेज है जो एक कस्टमर के दिमाग में आपकी प्रोडक्ट के बारे में बैठ जाता है। एप्पल किसके पास होता है और सैमसंग किस तरह के लोगों के पास होता है। अब तो खैर ब्रांड गैप बड़ा क्लोज हुआ है, लेकिन अगर मैं टोयोटा और होंडा की बात करूं तो क्या कोई डिफरेंस आपके जहन में आता है कि होंडा किस तरह के लोग रखते हैं और टोयोटा किस तरह के लोग रखते हैं। टोयोटा का एक अपना रगड किस्म का इमेज है, जो हम ज़्यादातर कहते हैं कि यार ये जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, विलेज साइड पे रहते हैं, वो ज़्यादा टोयोटा पसंद करते हैं। लेकिन जब आप देखें ना, पिक्चर भी देखें, टोयोटा लैंड क्रूज़र जो है वो एक विलेज टाइप जगह के ऊपर खड़ी हुई है। होंडा ऑन दी अदर हैंड ज़्यादातर सिटी या अर्बन टाइप ऑफ गाड़ी है। पूरी दुनिया में ऐसी है, खाली हमारे मुल्क में नहीं है, पूरी दुनिया में इसी तरीके से। तो इसीलिए हर इमेज जो है वो एक प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट कर दिया जाता है अगर वो ब्रांड अच्छा है, और वो इमेज खुद क्रिएट करते हैं। ये बात नहीं है कि ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, वो इमेज क्रिएट करने में टाइम लगता है और उस इमेज को ब्रांड खुद क्रिएट करता है। और क्रिएट करने का मकसद ये होता है कि उस इमेज को कस्टमर जहन में रखे और जब भी वो इमेज सामने आए तो सबसे पहले वो उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करे जो उस कंपनी के ब्रांड की है। अच्छा, अब डिफरेंशिएशन पोजीशनिंग स्ट्रेटजी है। एक तो प्रोडक्ट को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन बेसिकली उसका मतलब ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट आपके जो कंपैरेटर यानी आपका जो कंपटीशन है उससे डिफरेंट कैसे है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी हो सकती है कि देखो जी हमारी प्रोडक्ट सुपीरियर है। सर्विस डिफरेंशिएशन भी हो सकती है कि देखें हमारी सर्विस बहुत अच्छी है। दराज.com पाकिस्तान का बहुत बड़ा ई कॉमर्स स्टोर है, अली एक्सप्रेस ओन करता है या अली बाबा उसको ओन करता है। वो ये कहते हैं कि जी आपकी अगर आपने, चूँकि सेलर ज़ाहिर सी बात अच्छे नहीं हैं, कभी कभार अच्छे नहीं होते, तो उसके लिए वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन तो बेचारे नहीं कर सकते, लेकिन सर्विस डिफरेंशिएशन उनकी अच्छी है। वो इमीडिएटली आपको कॉल करते हैं, आपको डिफरेंट तरीके बताते हैं कि भाईजान आप ऐसे हमें कॉल करके हम आपको पिक कर लेंगे, और पिक करके अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं है तो हम सर्विस डिफरेंशिएशन के थ्रू, क्योंकि हमारी सर्विस अच्छी है तो हम वो प्रोडक्ट आपका रिटर्न करवा देते हैं। फिर आता है चैनल डिफरेंशिएशन। इसका क्या मतलब है? चैनल, मैंने इसे आपको पहले बताया था एक पिछले लेक्चर में कि चैनल का मतलब है वो तमाम जगह जिधर आपकी प्रोडक्ट पाई जाती है, लॉजिस्टिकल चीज़ है। तो कहीं चैनल डिफरेंशिएशन तो नहीं आपने करनी कि मैंने इसको सुपर स्टोर पे रखना है, बड़े स्टोर्स पे रखना है, छोटी जगह पे नहीं रखना। कोको कोला आपको किधर ज़्यादा नज़र आती है? जिन लोगों को जो सुन रहा है मेरी लेक्चर को, जिनको ये लैंग्वेज मेरी समझ आती है, तो कोको कोला किन जगहों पे नज़र आती है? बड़े स्टोर्स में खाली नज़र आती है, छोटी छोटी जगहों पे भी नज़र आती है। पीपल डिफरेंशिएशन और इमेज डिफरेंशिएशन। इमेज में भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, पीपल में भी कर सकते हैं। अब जब आप डिलीवरिंग द चोजन पोजीशन की बात करते हैं ना, तो चूजिंग द पोजीशनिंग इज़ ईजियर, लेकिन इम्प्लीमेंटिंग द पोजीशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एक मार्केटियर के लिए, कि आपने पोजीशन स्टेटमेंट तो सेलेक्ट कर ली कि भाई इस तरीके से मैं अपना ब्रांड डिफरेंशिएट करता हूँ, लेकिन उसको कम्युनिकेट करना बड़ा मुश्किल है। ज़रा पिक्चर देखें, डंकिन डोनट्स वर्सेस स्टारबक्स। जो इस ब्रांड को जानते हैं वेल एंड गुड, जो इस ब्रांड को नहीं जानते जाएँ ज़रा जाके गूगल के ऊपर सर्च करें। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको पता है किस मूवी में कतरीना कैफ ने कौन से कपड़े पहने, तो आपको इन तमाम बड़े ब्रांड्स का भी पता होना चाहिए। तो डंकिन डोनट की कॉफ़ी और स्टारबक्स की कॉफ़ी, कॉफ़ी तो कॉफ़ी है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है? उन्होंने किस तरीके से अपनी पोजीशनिंग की है? मेरे नज़दीक डंकिन डोनट ज़्यादातर हाईवेज़ के ऊपर पाई जाती है और स्टारबक्स ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ या ऑफिस कैंपसेस के अंदर पाई जाती है, जिधर लोग ज़्यादा पैसे कॉफ़ी पे खर्च करना चाहते हैं। और डंकिन डोनट, जैसा मैंने कहा, कि हाईवेज़ के ऊपर होती है और ज़्यादातर आपको हाईवेज़ पे ही नज़र आएगी, क्योंकि आपने कॉफ़ी का कप लिया, साथ डोनट लिया। अब आइए, लेक्चर ख़त्म करने से पहले मैं दोबारा आपसे एक सवाल पूछता हूँ और इसको गौर से सुनें और सुन के मुझे इसका जवाब दें कि टारगेट मार्केटिंग करने के लिए पहला स्टेप क्या है? मार्केट पोजीशनिंग, मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेट मार्केटिंग इटसेल्फ, या नन ऑफ दी अबव? पोजीशनिंग में एक प्रोडक्ट का इमेज, सेगमेंटेशन के अंदर बड़ी मार्केट को छोटा करना, टारगेट मार्केटिंग आपको पता होना चाहिए क्या, और नन ऑफ दी अबव। मेरे नज़दीक इसका आंसर मार्केट सेगमेंटेशन है। यू स्टार्ट फॉर मार्केटिंग सेगमेंटेशन, फिर उसे नैरो करके आप टारगेट मार्केटिंग में आते हैं और उसकी बेस के ऊपर फिर आप आगे मार्केट पोजीशनिंग करते हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ टारगेट मार्केटिंग टेक्स इनटू अकाउंट कंपेटिटर्स ऑफरिंग टू द मार्केट? मार्केट पोजीशनिंग में आप कंपेटिटर को देखते हैं, सेगमेंटेशन में देखते हैं, टारगेटिंग में देखते हैं, या ऑल ऑफ द अबव? इसका आंसर है मार्केट।